नमस्कार, जय जवान, जय किसान। किसान भाइयों, कृषि के लिए ज़रूरी सलाह कृषि विभाग से तो मिलती ही है। कृषि विश्वविद्यालय भी दे रहे हैं, केवीके भी दे रहे हैं, कृषि अनुसंधान केंद्र भी दे रहे हैं और कृषि विशेषज्ञ भी इसमें पीछे नहीं हैं। लेकिन कुछ कृषि अधिकारी ऐसे भी हैं जो 24 घंटे आपकी सेवा में लगे हैं। आपके चाहे कृषि से जुड़ी कोई सलाह हो या कोई मार्गदर्शन हो या योजनाएं जो भारत सरकार और राजस्थान सरकार बनाती है उसकी जानकारी देना हो, आपके लिए 24 घंटे तैयार हैं। और आपको बता दें किसान भाइयों, 2011 में जब उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से जब ये शुरुआत की थी, तब लोग मजाक बनाते थे कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी क्या खेतीबाड़ी में रेवोल्यूशन आएगा या कोई जानकारी हमें मिलेगी। लेकिन आज वही सोशल मीडिया की जानकारी कृषि अधिकारी को गवर्नर के यहाँ तक पहुँचा चुकी है, उनके हाथों सम्मानित करवा चुकी है। अभी हाल ही में 26 जनवरी 2026 को राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी द्वारा उनको सम्मान दिया गया राज्य स्तरीय। हम बात कर रहे हैं सहायक कृषि अधिकारी पिंटू मीणा पहाड़ी की, जो गंगापुर में अभी अपनी सेवाएं किसानों को दे रहे हैं और एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं जिनके लिए जैसे नेशन फर्स्ट होता है, इसी तरह उनके लिए फार्मर फर्स्ट है। किसान कभी भी उनसे बात करना चाहें, कोई योजनाओं की जानकारी लेना चाहें या कोई भी फसल में बीमारी है उसका समाधान चाहें, निसंकोच वह उनसे समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बड़ी बात, 2011 में जब सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने किसानों को जोड़ना और सलाह देना शुरू किया था, आज वही परिवार उनका करीब 18 लाख किसानों का हो चुका है। इसके साथ साथ में राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पूरे भारत के किसान जो उनसे जुड़े हुए हैं, उनका कृषि में मार्गदर्शन करते हैं। बड़ी बात और कि कृषि विभाग की हम बात करें तो कृषि विभाग के भी ऑफिशियली पेज के ऊपर करीब 15-18 हज़ार के आसपास फॉलोवर हैं। वहीं उनके खुद के पेज के ऊपर करीब 90,000 हैं और उन्होंने जो सोशल मीडिया पे किसानों के लिए जो पेज बनाए हुए हैं उसमें लाखों में उनकी फॉलोइंग है। उद्देश्य सिर्फ एक ही रहता है कि निस्वार्थ भाव से किसानों के लिए जो ज़रूरी बातें हैं, उपयोगी बातें हैं, वह सब किसानों को बताएं। पिंटू मीणा पहाड़ी जी से हम जानेंगे कि यह काम उन्होंने कैसे किया। लेकिन उससे पहले हलदर टाइम्स की ओर से, आप सभी किसानों की ओर से पिंटू मीणा पहाड़ी जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। पिंटू जी, हम आपसे एक चीज़ जानना चाहते हैं। जब आप सेवा में आए कृषि पर्यवेक्षक के रूप में और 2011 में आपके दिमाग में कैसे आया कि हमें सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों को कुछ जानकारी देनी चाहिए? सबसे पहले तो किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद और हलदर टाइम्स की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इसमें आमंत्रित किया और आज आपने मुझे एक मौका दिया हमारे किसान परिवार से, किसान भाइयों से रूबरू होने का। जब मैं 2011 में था तब बीएससी का स्टूडेंट था और बीएससी फाइनल ईयर में मैं वहाँ पे था। तो सबसे पहले हमें लगा कि इस फेसबुक को जब आए हुए ज़्यादा मतलब आ तो गया था लेकिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। मोबाइल भी बहुत हमारे पास नॉर्मल फ़ोन थे, एंड्रॉयड वगैरह धीरे धीरे चलन में बढ़ ही रहे थे। मैं उस टाइम स्टूडेंट ही था। तब हम लोगों ने एक काम किया कि क्यों ना जेआरएफ की मैं तैयारी कर रहा था उस टाइम, तो जेआरएफ, नेट और इस टाइप की जो एग्ज़ाम्स हैं उन पे ऑल ओवर इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे कनेक्ट करें, उनके अनुभवों का कैसे हम लाभ लें जिससे हमारी भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और उन लोगों की भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो हम लोगों ने एक पेज बनाया था बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर करके, जो आज भी उसमें है, फेसबुक पे उपलब्ध है। तो उस पर हम लोग फेसबुक पे न्यूज वो क्वेश्चंस डालते थे प्रीवियस ईयर के पेपर और उनके नीचे आंसर्स देखते थे कि कौन सही आंसर दे रहा है, कैसा चल रहा है। तो उस टाइम धीरे धीरे वो पेज लाखों में तो वो उस टाइम पहुंच गया था। लेकिन किसी कारण बस मैंने उसमें काफ़ी सारे एडमिन्स बना देते तो उसको डिसेबल कर दिया था। तो उसके बाद में 2011 से हमने शुरुआत की। फिर 2015 में मेरा अक्टूबर 2015 में एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया था। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की पोस्ट पे जब सिलेक्शन हुआ तब मैं जब जाता था फील्ड में, लोगों को मैं बताता था कि कृषि विभाग की ऐसी योजनाएं हैं, ये भी चल रहा है, वो चल रहा है, तो लोग ऐसे कहते थे कि हमें इसकी जानकारी नहीं है। और मैंने फिर सोचा कि यार मैं एक छोटे से सीमित दायरे में काम कर सकता हूँ, मेरा एक निश्चित ग्राम पंचायत है, मैं वहाँ तक सूचनाएं दे सकता हूँ,
लेकिन जब मेरी ग्राम पंचायत में ये समस्याएं देखने को मुझे मिल रही हैं, तो ऑल ओवर राजस्थान की मैं बात करूं या देश के दूसरे हिस्सों की बात करूं, तो वहां पे भी यही स्थिति होगी, किसानों की स्थिति सेम ही होगी वहां पे भी। तो मैंने सोचा कि इसको क्यों ना कुछ ऐसा माध्यम अपन देखें जिससे प्रत्येक किसान तक अपन इस चीज़ को पहुंचाएं। 2015 में आया, उससे पहले ही मैंने फेसबुक पे किसानों के लिए काम करना, जॉब में आने से पहले ही मैं ये चालू कर चुका था। फिर जब जॉब में आने के बाद में फेसबुक को देखा तो मुझे लगा कि किसान फेसबुक पे उतनी बड़ी संख्या में नहीं है। 2015 की स्थिति कुछ अलग थी। तो मैंने देखा कि और उस टाइम लोग बहुत ज़्यादा हंसी मजाक उड़ाते थे, अरे कौन सा किसान फेसबुक चलाता है, कौन ये, मतलब अब ये हमें खेतीबाड़ी सिखाएंगे, हमारी तो कई पीढ़ी गुजर गई खेती करते करते। तब मेरे को लगा कि यार लोग बड़ी आलोचनाएं कर रहे हैं। तब मैं उनको कहता था कि ये बात बिल्कुल सही है कि 2015 में हमारे किसान फेसबुक पे बहुत कम थे, लेकिन उन किसानों के बेटे बेटी, उनके परिवार का कोई ना कोई परिजन फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे एक्टिव हो चुका था। तब मैं उनसे ये कहता था कि यार, मैं, आपके पिताजी चाहे नहीं है एक्टिव, लेकिन क्या आप अपने पिताजी को ये नहीं बता सकते कि एग्रीकल्चर में ये योजना चल रही है, फार्म पॉइंट पे आप ऐसे फ़ायदा लें, पाइपलाइन का ऐसे लें, कृषि यंत्र में आप ये काम करें। तो धीरे धीरे रुझान पॉजिटिव आने लगे। और जब पॉजिटिव आने लगे तो हमने सोचा कि अब फेसबुक पे हम लोगों की अच्छी पोजीशन में मैं वहाँ पे आ गया था। फिर मैंने उसको व्हाट्सएप पे कन्वर्ट करने का प्रयास किया, क्योंकि व्हाट्सएप पर्सनल एक व्यक्ति तक पहुंच रहा था। फेसबुक में हम लोगों को उस टाइम ये नहीं पता लग रहा था कितने लोग हमें देख रहे हैं, क्या स्थिति है। तो फिर हमने व्हाट्सएप पे 2016 में पहला एग्रीकल्चर का ग्रुप क्रिएट हुआ था, और उससे पहले शायद एग्रीकल्चर का कोई ग्रुप इस टाइप का डिपार्टमेंट का या कहीं दूसरा नहीं था। अब जब 2016 में हमने ये काम चालू किया, तब लोगों ने कि यार किसान कौन सा एंड्रॉयड फ़ोन रखता है। फिर दूसरी चुनौती है कि किसान कोई एंड्रॉयड नहीं रखता। तो फिर मैंने, यार एंड्रॉयड यदि किसान नहीं रखता तो हमने इतने लोगों को जोड़ रखा है, फिर ये लोग कौन है? ये भी किसान हैं, किसानों की फैमिली के लोग हैं। और वहाँ पे हमने एक चीज़ चालू की कि आपकी जो भी फील्ड से रिलेटेड समस्याएं हैं, किसी योजना के बारे में आपको जानना है या आपके खेत में कोई समस्या आ रही है, तो आप मुझे फ़ोटो भेज दीजिए। और उस टाइम मैं एमएससी कंप्लीट कर चुका था, नेट मेरा कंप्लीट हो गया था, हॉर्टिकल्चर के मेरे साथ प्रोफेसर्स के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस हो गए थे, वैज्ञानिक हमारे साथ सारे मैं कनेक्ट कर चुका था व्हाट्सएप वगैरह पे। तो जो चीज़ मुझे नहीं आती थी, मैं हॉर्टिकल्चर का स्टूडेंट रहा, एग्रोनॉमी की बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं आती थी, तो मैं संबंधित वैज्ञानिक से कांटेक्ट करने लगा कि सर मेरे किसान के यहाँ पे ये समस्या है और इसका क्या समाधान है। तो मैक्सिमम वैज्ञानिक्स का मुझे जो फीडबैक आता था, जो आंसर आता था, मैं वो फार्मर तक फॉरवर्ड करने लगा कि आपके खेत में ये समस्या है, इसका ये समाधान है। अब जब फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे समस्याएं सॉल्व होने लगी तो लोगों में ट्रस्ट डेवलप हुआ कि यार ये कर रहे हैं और उसका रिजल्ट हमें मिल रहा है। तो धीरे धीरे वो एक दूसरे में माउथ पब्लिसिटी होने लगी, लिंक्स शेयर होने लगे, और जो फेसबुक पेज था वो भी उस टाइम मोनेटाइज, मतलब उस पर जो ब्लू टिक्स वगैरह आने लगे। फिर धीरे धीरे उसकी ग्रोथ बढ़ती चली गई। अब ग्रोथ बढ़ती चली गई तो वेदर रिपोर्ट हम लोग डालने लग गए, मौसम विभाग की जो रिपोर्ट्स आ रही थी, तो उससे बहुत सारे किसानों को मौसम का जो फ़ायदा मिलने लगा, उससे बहुत सारे किसान लाभान्वित हुए। फिर उनके मुझे फीडबैक आने लगे कि आपकी वजह से आज मेरा लाखों रुपए का फ़ायदा हुआ है। मैं कैसे कि आज जैसे एक बड़ा फार्मर था, उस टाइम मेरे को बड़ा उन्होंने किया, उनके पास लगभग 70-80 बीघा ज़मीन थी और वो बुआई करने की तैयारी में थे, सरसों बुआई करने वाले थे। वेदर रिपोर्ट आई, मैंने उनको फेसबुक पे डाला कि कल बरसात होने के चांसेज हैं, आप 1-2 दिन बुआई ना करें, अन्यथा खेत में पपड़ी पड़ सकती है और उसकी वजह से आपकी बुआई प्रभावित हो सकती है। उन्होंने उस चीज़ को मानते हुए और वो बच गए। बाकी के लोगों ने बुआई कर दी, तो बाकी के लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। तब उन्होंने रिप्लाई किया कि सर आपने मेरा कम से कम लाखों रुपए का फ़ायदा हुआ है, जुताई का, बीज का और सारा। तो और आपने जो जानकारी मुझे दी है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसको कंटिन्यू ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। तब मुझे लगा कि जब एक आदमी को इतना बेनिफिट आपकी एक सूचना से हो रहा है तो उसको और ब्रॉड तरीके से किया जाए। फिर हमने इसको सारा धीरे धीरे करते चले गए। फॉलोअर्स की जो संख्या थी वो लाखों में हमारा पेज पहुंच गया। खेती की अवधारणा पिंटू मीणा पहाड़ी के नाम से हमने बनाया, जिसमें 2 लाख से ऊपर 2.25 लाख के लोग लगभग अभी हैं। तो वो ग्रोथ करता चला गया। एक हमने कृषि एक्सपर्ट में ग्रुप था, उसमें भी हम लोग काम कर रहे थे। कई सारे अलग ग्रुप बनाए और धीरे धीरे हमारी जो संख्या थी वो मिलियंस में 18 लाख से समथिंग पहुँच चुकी थी। अब इसी दौरान एक बड़ा ट्रांजिट फेज आया। मैं जा रहा था वहाँ पे, यहाँ पे जो डिपार्टमेंट में सारी चीज़ें चल रही थी, धीरे धीरे डिजिटल एग्रीकल्चर का रुझान बढ़ने लगा। राजस्थान का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट डिजिटलाइजेशन पे काम करना लगा। राज किसान साथी ऐप आया और हम सारा पेपरलेस स्टेट गवर्नमेंट हो
चुके थे और उसके लिए हमें माननीय मोदी जी ने सम्मानित भी किया था राजस्थान गवर्नमेंट को। तो उस पे हमारे फिर उस टाइम कमिश्नर यहाँ पे कानाराम सर थे। कानाराम सर को ये पता लगा कि ये लड़का है कोई और ये इस तरह से डिजिटल माध्यम से लोगों की मदद कर रहा है। उन्होंने शायद डिटेल्स भी चेक की, तो उनको जब लगा कि इसमें अपन डिपार्टमेंट के माध्यम से क्या मदद कर सकते हैं, किस तरह इसको डिपार्टमेंट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो कानाराम सर ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की। उस मीटिंग में जो सोशल मीडिया पे एक्टिव एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स थे या स्टाफ था उसको जोड़ा और उसमें ये तय किया कि किस तरह से अपन इसको डिपार्टमेंट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसी ड्यूरेशन में हम लोगों ने पूरा एक डिपार्टमेंट का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चालू किया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत पे प्रत्येक कृषि पर्यवेक्षक के द्वारा किसानों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएं और उन व्हाट्सएप ग्रुप पे जो संख्या है वो 536 उस टाइम पे थी कि 536 प्रत्येक ग्रुप में जुड़ना चाहिए। हर घर का एक मेंबर, यदि चाहे वो फार्मर नहीं है, फार्मर के जैसे मान लो जो मेरे पिताजी खेती करते हैं उनके पास मोबाइल नहीं है, तो उनके परिवार में जो भी कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जो मोबाइल एंड्रॉयड यूज करता है, व्हाट्सएप चलाता है, उसको कनेक्ट किया जाए। हमने ये काम किया और लगभग राजस्थान में 70 लाख किसानों को हम लोग डिपार्टमेंट के माध्यम से कनेक्ट कर पाए। फिर 70 लाख लोगों को जो भी डिपार्टमेंट की योजनाएं थी उनको मॉर्निंग में एक साथ डालते थे, सब लोगों तक, प्रत्येक घर तक डिपार्टमेंट की सूचनाएं पहुंचने लगी। फिर धीरे धीरे लोगों को फीडबैक अच्छे आने लगे और इसका हमने एनालिसिस ऐसे किया कि जो लोग डिपार्टमेंट की योजनाओं की जानकारी के लिए सब कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, कैसे लगेंगे, कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए ऑफिसों में बेचारे परेशान होते थे, अपना इंपॉर्टेंट टाइम छोड़ के वहाँ चक्कर काटते रहते थे और फिर भी उनके पास जैसे लिखित में नहीं, लिख करके नहीं ले जाते थे, कोई चीज़ छूट गई, हमने उनको 4 चीज़ बताई, जमीन की जमाबंदी, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, ये वो, और उसमें एक भी चीज़ छूट गई तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा था, तो वो लोग फिर परेशान हो रहे थे। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट था कि हम उनको लिखित में सारी चीज़ें व्हाट्सएप पे डाल दें और वो उसको चाहे 10 बार देखे, उनको डिपार्टमेंट में कहीं ऑफिसों में नहीं आना पड़े, घर बैठे उनको सारी सूचनाएं मिल जाएं। और वो सारी सूचनाएं मिली, उसका रिजल्ट ये आया, जो पिछले हम लोगों ने रिपोर्ट्स वगैरह डिपार्टमेंट्स की देखी, कि हमारी बहुत कम फाइल रिजेक्ट हुई कागज़ों की कमी की वजह से। कागज, क्योंकि पूरी उनको लिखित में सारी चीज़ें मिल गई, फिर ई मित्र वालों के पास लिखित में जाने लगी और सारी डिटेल्स उनको जब खुद के मोबाइल पे घर बैठे मिलने लगी तो सारी चीज़ें परफेक्ट आने लगी। ऑफिसों में किसानों का आने जाने का जो टाइम था उसको वो खेती बाड़ी में लगाने लगे और उनका टाइम बचा। अब जब ये इसके रिजल्ट्स आने लगे तभी उस टाइम कानाराम सर, जो वर्तमान में माधोपुर कलेक्टर हैं, उस टाइम पे कमिश्नर एग्रीकल्चर थे, तो सर ने इसको यूट्यूब पे कि यार यूट्यूब पे भी अपन को करना चाहिए। कृषि ज्ञान धारा हम लोगों ने प्रारंभ किया और कृषि ज्ञान धारा में रोज गुरुवार को किसानों को समसामयिक की जानकारी यूट्यूब के माध्यम से उपलब्ध करवाने लगे। यूट्यूब का लिंक भी हम लोग व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से किसानों तक पहुंचाने लगे और आज भी वो कार्यक्रम अभी वर्तमान, जो राजन विशाल सर हमारे जब ACS एग्रीकल्चर थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन्होंने कृषि ज्ञान धारा 2.0 माननीय कृषि मंत्री करोड़ी लाल जी के ने इसका इनॉग्रेशन किया और आज कृषि ज्ञान धारा 2.0 जो आया, उसके बाद प्रत्येक किसान को गुरुवार को हम लोग इस पे डिजिटलाइजेशन पे काम करने लगे। अब हमारी जो व्हाट्सएप की संख्या थी, व्हाट्सएप में पहले 536 थी, अब 1000 से ऊपर अब किसान जोड़ सकते हैं। आज हमने ऑल ओवर राजस्थान के लगभग 1 करोड़ से ऊपर किसानों को व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर रखा है, जिसमें पर डे मौसम से संबंधित जानकारी, उसके अलावा आज जैसे आपकी फसल में कोई रोग या कीट है तो जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं उनकी समसामयिक की जानकारी, डिपार्टमेंट की जानकारी, जो भी किसान से रिलेटेड, जैसे चाहे इलेक्ट्रिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया में जैसे आपका हल्दर टाइम्स की भी बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिवली फार्मर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो हमें जो लग रहा है कि यार ये किसान के लिए फ़ायदेमंद है, वो चाहे किसी मीडिया का है, कहीं से भी जो जानकारी हम लोगों को मिल रही है उसको भी हम किसानों तक पहुँचाते हैं। और उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि किसान आज मौसम को लेकर के अपडेट है, उनको पता है कि कल बरसात होने वाली है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करने लगे हैं। उनको ये पता है कि इस फसल में ये बीमारी आई है, जैसे अभी गेहूं में पीली रोली का आ सकता है, सरसों में आपका पाउडरी मिल्ड्यू का आया, तो ये सारी जानकारी हम लोग उनको टाइम से पहले उपलब्ध करवा रहे हैं। और आज एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में ये सारी चीज़ें लागू हुई और इसके लिए मुझे ACS साहब ने भी इनवाइट किया, बाद में फिर अपने राजन विशाल वैभव गैलेरिया साहब ने, तो हम लोगों ने उस टाइम पूरी गाइडलाइन इसकी एक बनाई कि अपन को कैसे काम करना है। तो जो गाइडलाइन बनाई उसमें हमने कम्युनिटी ग्रुप बनाया, जिसमें गिरधर हमारे देवल साहब हैं, उनका अच्छा योगदान रहा इन्फॉर्मेशन शाखा का। फिर सारे स्टाफ को हमने कनेक्ट किया, एक्सटेंशन विंग को कनेक्ट किया। फिर इसमें ये चीज़ आई
कि हम लोग एक्सटेंशन के वर्कर हैं। हो सकता है जितनी चीज़ें हमें आती है वो तो हम समाधान करेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रिसर्च से संबंधित हैं। केवीके को कनेक्ट करने का काम किया, यूनिवर्सिटीज़ को कनेक्ट करने का काम किया, हमने एक पूरा ग्रुप बनाया और उसमें ये चैनल डेवलप किया कि यदि किसी किसान की समस्या हमारे जो कृषि पर्यवेक्षक ने ग्रुप बनाया है उस ग्रुप में आती है, कृषि पर्यवेक्षक स्थानीय स्तर पर यदि उनका समाधान कर सकते हैं तो दी बेस्ट, यदि वो नहीं कर पा रहे हैं तो उस ग्रुप से वो हमारा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का ग्रुप उस पर जाएगा और उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर से समाधान हो जाता है तो बहुत बढ़िया। यदि वहाँ भी नहीं हो रहा है तो हम रिसर्च की टीम को उसको भेज देते हैं और रिसर्च टीम उस पर जो रिप्लाई करती है उसको उसी चैनल के माध्यम से किसान तक पहुँचा देते हैं। तो आज किसानों को मतलब अपनी फसल की समस्याओं को लेकर के या कोई योजनाओं को लेकर के इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। वो आराम से अपने घर बैठे सारी समस्याओं का समाधान व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से भी उनको मिल रहा है। और ये इस चीज़ का आप देख रहे हैं आज, चाहे किसी भी व्हाट्सएप चैनल की हम बात करें या फेसबुक चैनल्स की हम बात करें, तो हमारे किसान रेगुलरली वहाँ बढ़ते जा रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि 2011 में शायद डिजिटल एग्रीकल्चर में ऑल ओवर इंडिया में कोई भी पेज आप निकाल करके देखेंगे तो उस टाइम कोई भी नहीं था और शायद हम पहले व्यक्ति, हमें इस बात का सौभाग्य मिला कि हम लोगों ने वहाँ शुरुआत की। और आज एग्रीकल्चर के ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो हजारों पेज हैं जिन पे मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। तो जो मिलियंस फॉलोअर्स, अब मैं उन लोगों को कहता हूँ, वो जो कहते थे कि फेसबुक पे किसान नहीं है, तो मैं कहता हूँ वैसे ये 1 मिलियन 2 मिलियन जो लोग फेसबुक पे एग्रीकल्चर को फॉलो कर रहे हैं तो ये कौन है। तो आज वो सब के सब सामने आने लगे हैं और उसके रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। तो निश्चित रूप से जो डिजिटल एग्रीकल्चर में फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। नहीं, हम तो आपके एग्रीकल्चर में एक्सटेंशन विंग को देखें तो एक्सटेंशन में अखबार निकलता था, दृश्य श्रव्य में आकाशवाणी या टेलीविजन तक था, लेकिन आपने तो इसका स्वरूप ही बदल दिया। आप तो पूरा डिजिटलाइज कर दिया इसको। आजकल के टाइम में प्रत्येक आदमी के हाथ में मोबाइल है, न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स, रेडियो, वो उस टाइम पे जब मोबाइल नहीं था तो उनका प्रचलन बहुत ज़्यादा था। अब टीवी चैनल्स के जैसे अपने यदि हम बात करें देश के डीडी किसान चैनल की बात कर लेते हैं, तो डीडी किसान भी किसानों को लेकर के फेसबुक पे अपडेट करने लगे हैं। सारे जो व्यूज बदलने लगे, सिनेरियो बदलने लगा है, सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए। और ये हम लोग 2011 में शुरू कर चुके थे। अब जब 2011 में शुरू किया तब हमने ये नहीं सोचा था कि ऐसा भी टाइम आएगा कि प्रत्येक किसान के हाथ में मोबाइल होगा। और आज की डेट में यदि मैं बात करूं तो मुझे दिन भर में ज़्यादा नहीं तो हजारों मैसेज वो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सब जगह मिलते हैं और ऑल ओवर इंडिया से मिलते हैं। कि कृषि जो है, जैसे मनुष्य बीमार हो गया ऐसे फसल भी बीमार होती है और उसको तत्काल उपचार की जरूरत होती है। और तत्काल उपचार आजकल सोशल मीडिया बेहतर दे सकता है। बिल्कुल, क्योंकि सोशल मीडिया पे क्या है, जैसे आप खेत में गए, आपने फोटो क्लिक किया और तुरंत आपने डाल दिया, उधर आपने देखा, तुरंत उनको रिप्लाई कर दिया। अब होता क्या है, जैसे किसान जब पहले फोन करेगा, आपने बताया भाई कि आपके इमिडाक्लोरोपिड दवा लेनी है, अब वो बेचारा इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो इमिडाक्लोरोपिड लिख सके, वो वहां जाके कुछ अलग चीज बताएगा, दुकानदार कुछ अलग देगा और कितनी डोज देनी है कुछ अलग डोज में वो डालेगा, तो वो रिजल्ट्स या तो बहुत ज्यादा खराब आ जाएंगे या फिर उसको प्रॉपर संतुष्टि नहीं मिल पाती। अब मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं किसान को कहता हूं, जैसे मान लो कई बार ड्राइविंग कर रहा हूं, कहीं जा रहा हूं, तो मैं उनको यदि लिख करके नहीं भेज पा रहा हूं तो मैं कहता हूं भाई साहब रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए और मैं जो बोल रहा हूं वो रिकॉर्ड कर लीजिए और आप ये वाली रिकॉर्डिंग दुकानदार को जाके सुना दीजिएगा। तो या तो वो हो जाता है या फिर मैं उनको प्रॉपर लिख के देता हूं कि इमिडाक्लोरोपिड इतनी मात्रा इतने पानी के साथ मिला करके आपको स्प्रे करनी है। तो उससे क्या एग्जैक्टली रिजल्ट्स आ रहे हैं और वो जो रिजल्ट आ रहे हैं उससे किसान ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। अब मेरे साथ में जो कनेक्टिविटी का रीजन है उसका बड़ा रीजन यही है, क्योंकि एक किसान 10 किसानों को कहता है और यार ये एक कृषि विभाग में काम करते हैं, आप इनको फ़ोन कर लेना, आपकी समस्या को बता देंगे। तो उस वजह से लोगों में एक ट्रस्ट डेवलप हुआ है और ट्रस्ट डेवलप हुआ है, इसी के आधार पर हम लोग धीरे धीरे काम कर रहे हैं। और ये ट्रस्ट का ही बदौलत है कि आज किसी भी अपने जो देश के बात करें, राज्य की, किसी भी राज्य की, चाहे ऑल ओवर इंडिया की किसी भी कंट्री की आप बात कर लें, वो किसी भी स्टेट की बात कर लें, प्रत्येक स्टेट से हमारे पास दिन भर में 1-2 मैसेज हर एक स्टेट के आते हैं। चाहे वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझ रहे हैं लेकिन फिर भी वो कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि यूट्यूब उस पर ट्रांसलेटर आ गया, वो किसान हिंदी को अपने तमिल में कन्वर्ट कर लिया तो वो वहाँ से आने लगे। और आपको सरप्राइज होगा, मेरे साथ फॉरेन के भी किसान बहुत सारे जुड़े हुए हैं, विदेश से भी हमारे पास बहुत सारे किसानों के मैसेज आते रहते हैं कि सर आपके वहाँ की हमने ब्रोकली देखी, हमारी ब्रोकली यहाँ पे ये है। एक मैंने वीडियो फोटो शेयर किया था अपने यहाँ के बाजरे का, तो बाजरे का जो फोटो किया उसको साउथ अफ्रीका में देखा गया और साउथ अफ्रीका के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने उसको वहाँ पे शेयर किया उनकी उसके टाइमलाइन पे, और उन्होंने लिखा कि ये इस टाइप का बाजरा जो इंडिया का है वो दी बेस्ट है,
उसकी क्वालिटी बहुत शानदार है। और वहाँ के जो उस दिन मैंने देखे तो मेरे पेज पे सारे के सारे लोग साउथ अफ्रीका के लोग कनेक्ट होते जा रहे हैं। और वहाँ के जो काफ़ी सारे जो इंटेलिजेंट फार्मर्स के अलावा वहाँ के साइंटिस्ट, उनसे अब मेरी रेगुलर बात होने लगी है। उनकी मैं एग्रीकल्चर की चीज़ों को, मैं अपनी वाली को वो देखते हैं, उनकी वाली को मैं देखता रहता हूँ। और मुझे जो लगता है कि यार इनकी ये चीज़ ज़्यादा बेटर मुझे लग रही है, मैं उस पर डिटेल डिस्कस कर लेता हूँ। सर मुझे आपका ये चीज़ अच्छा लगा, इसमें क्या आपने किया, कैसा किया। तो ये क्या इंटरनेशनल लेवल पे भी आपके रिलेशन बिल्डअप करने में बहुत बड़ा योगदान आपको मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे फार्मर्स मेरे साथ कनेक्ट हुए। हमने तो अपन देश में भी बात करें तो अभी उत्तर प्रदेश में आप वहाँ के जितने कृषि के कार्यकर्ता हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सभी को आप मतलब कि एक प्रशिक्षण दे के आए हैं सोशल मीडिया को लेकर ही। ये एक बहुत बड़ा मेरे साथ हुआ। मैं जा रहा था कामाख्या, गुवाहाटी में जा रहा था, और गुवाहाटी जा रहा था तो देवरिया एक जंक्शन पड़ता है। देवरिया पे मेरा एक फ्रेंड आया कि मैं आपके लिए चाय लेकर के खड़ा हुआ हूँ, ट्रेन 2 मिनट के लिए रुकेगी और आप चाय पी लीजिएगा। मैं रुका, जैसे मैं इस पे गया तो मैंने बाहर देखा कि बाहर पूरा के पूरा एकदम मतलब कहीं कोई फसल नहीं है, पूरा एकदम एरिया सूखा पड़ा हुआ है। तो मेरे को बड़ा सरप्राइज हुआ कि यार उत्तर प्रदेश जिसमें दिन भर दुनिया भर का पानी, राजस्थान की तो जमती है कि यार पानी की कमी के चलते शायद बुआई नहीं होगी। मेरे को लगा मैं उत्तर प्रदेश में पानी की कोई कमी नहीं है और यहाँ भी ये स्थिति है। मैंने उसका फोटो क्लिक किया। फोटो क्लिक करने के बाद मैंने अपने फेसबुक पेज पे अपडेट किया कि उत्तर प्रदेश से कौन ऐसा कृषि मंत्री जी हैं या यहाँ क्या रीजन रहा है जिसकी वजह से फसल यहाँ पे नहीं हुई है, और यदि फसल पैदा नहीं हुई है तो क्या इनको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिला है या नहीं मिला है। तब मैंने जैसे ये डाला, उसके बाद में उत्तर प्रदेश के मेरे साथ बहुत सारे किसान जुड़े हुए थे। उन लोगों ने वहाँ के कृषि मंत्री जी को टैग किया कि माननीय सूर्य प्रताप शाही जी हमारे कृषि मंत्री हैं और हमारे यहाँ पे जो ये चीज़ हुई, तब सूर्य प्रताप शाही साहब ने वहाँ पे कमेंट्स किया कि यहाँ बहुत ज़्यादा अतिवृष्टि होने की वजह से यहाँ पे बुआई नहीं हो पाई और इन किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिल चुका है, और जो जिनको नहीं मिला है उनका हम लोगों ने सर्वे करवाया है। ये मंत्री जी का खुद का कमेंट वहाँ पे आया। तो मेरे को लगा मैंने यार ये तो बहुत अलग चीज़ है, बहुत एक्टिवली रिप्लाई आ गया। क्योंकि अक्सर होता नहीं है कि कोई मंत्री स्वयं आपको अपने पेज पर के आकर के रिप्लाई करें, लेकिन माननीय सूर्य प्रताप शाही जी वाकई फार्मर्स के लिए डेडिकेटेड वहाँ पे रहे, उन्होंने उस चीज़ को समझा और वहाँ जवाब दिया। हालांकि उस टाइम पेज पे काफ़ी सारे लोगों ने मंत्री जी को भी टारगेट करना चालू किया। फिर मैंने उसको देखा कि यार यहाँ किसानों को बीमा का लाभ कैसे मिल सकता है। लोग मेरे से पूछने लगे, मैं उनको रिप्लाई करने लगा कि बीमा का ये तरीका है, इस तरह से आप इसका लाभ ले सकते हैं। फिर वहाँ मंत्री जी ने इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लिया। अदरवाइज मुझे लगता है कि जिस तरह से कोई और होता तो हो सकता है शायद मेरे अगेंस्ट एक्शन हो जाए, क्योंकि एक मंत्री को आप टैग करना आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। लेकिन वहाँ बहुत पॉजिटिवली उन्होंने इस पे सोचते हुए ये डिसीजन लिया कि एक राजस्थान का लड़का जिसको कोई उत्तर प्रदेश के फार्मर्स को लेकर के इतना कंसर्न है, तब उन्होंने मुझे कहा कि आपको लखनऊ आना है। नीचे उन्होंने कमेंट्स किए कि लखनऊ आना है, हम आपके इस कार्य के लिए आपकी सराहना करते हैं, आपको हम सम्मानित करना चाहते हैं। साथ ही साथ हमारी आपसे ये रहेगा कि आप हमारे किसानों को, उसके अलावा हमारे डिपार्टमेंट को भी आप एक प्रशिक्षण इस टाइप का दे के जाएँ, जिससे हम भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को लाभान्वित कर सकें। मैं लखनऊ गया तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश के जितने भी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर, जिसमें स्वयं मंत्री जी उपस्थित रहे, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी और जो डिपार्टमेंट के टॉप लेवल ऑफिसर्स, नीचे से प्रत्येक जिले से, प्रत्येक जनपद से वहाँ के जो ऑफिसर्स थे उनको भी बुलाया गया। और उसमें एक हमने कार्यशाला रखी, यूज ऑफ सोशल मीडिया इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। कृषि विस्तार में सोशल मीडिया का किस तरह से क्या महत्व है, वो हमने पूरा की पूरा वहाँ पे ब्रीफ किया। तो वहाँ ये डिसाइड किया कि इसको आज से ही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये मंत्री जी ने वहाँ निर्देशित किया। आज आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश के नाम से फेसबुक पेज बनाया गया और वहाँ प्रत्येक चीज़ अपडेट की जा रही है। वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए और मंत्री जी ने इसको बहुत पॉजिटिवली लेते हुए इस पर काम करवाना प्रारंभ किया। और आज उत्तर प्रदेश भी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन में काफ़ी बेहतर काम करने लगा है। उसके बाद अगला साहब ने एक साल बाद, यानी कि जस्ट अभी अक्टूबर की बात थी, दोबारा एक और कार्यक्रम कि यार इसको दोबारा से यहाँ पर एक बार फॉलोअप लेते हुए दूसरा एक कार्यक्रम और रखना है। उसमें भी मुझे बुलाया, एज ए मुख्य वक्ता के रूप में इनवाइट किया, एज ए गेस्ट में वहाँ पे गया। और वहाँ जब मैंने वहाँ पे पूरी चीज़ें बताई, तब मंत्री जी ने पिछले साल का और इस साल में क्या परिवर्तन वहाँ पे हुए हैं उसके बारे में ब्रीफ किया। और साहब ने कहा कि हमें इसके बहुत बेहतर रिजल्ट मिले हैं, हम इसको चाहते हैं कि पूरे देश के प्रत्येक डिपार्टमेंट में ये चीज़ लागू हो, प्रत्येक डिपार्टमेंट की प्रत्येक योजना
किसानों तक उनके घर बैठे उनके मोबाइलों तक पहुंचनी चाहिए, उनको कहीं चक्कर नहीं काटने पड़े, उनकी हर एक समस्या व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से सॉल्व होनी चाहिए। तब साहब ने ये कहा कि जब डिपार्टमेंट के ऑर्डर आप व्हाट्सएप पे दे सकते हैं, डिपार्टमेंट की कोई एक्टिविटी है उसको आप व्हाट्सएप पे दे सकते हैं, तो किसानों की समस्या का समाधान आप व्हाट्सएप पे क्यों नहीं कर सकते? उनको क्यों आपके ऑफिस में आना पड़े, क्यों उनको वहां पे चक्कर काटने पड़े, क्यों अपना वो काम छोड़ करके आए? क्योंकि किसान बहुत व्यस्त है। यदि वो इन कई बार जैसे अपन जाते हैं, मैंने एक आध बार फील्ड में गया तो मैंने कुछ योजनाओं के बारे में बताया उनको, मैं ये योजना कृषि विभाग की चल रही है, तो कुछ लोग बोले कि साहब एक जोड़ी जूते आप एक्स्ट्रा लेकर के रख लीजिए क्योंकि जूते घिस जाएंगे चक्कर काटते काटते ऑफिसों के। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं है। फिर उसके बाद में जब हम लोगों ने उनको किया, आज यदि आप बात करें तो आज किसान को हर एक चीज़, हर एक स्टेटस आप फेसबुक उस पर अपने मोबाइल पे देख सकते हैं। अपना किसान सुविधा ऐप है, आपकी फाइल किस अधिकारी के पास रुकी है, कहाँ पे आप उस पर किस जगह पे पेंडिंग है, क्या कारण है, प्रत्येक चीज़ आज आपको डिजिटल रूप से मिल जाती है। तो ये सब परिवर्तन धीरे धीरे देखने को मिले और इसमें हम लोगों ने जो प्रयास किया, क्योंकि मेरे पास तो मैं अकेला पर्सन था, टीम भी मेरे कोई बहुत बड़ी मेरे पास थी नहीं, लेकिन हम लोग धीरे धीरे लगे रहे। फील्ड में जाते थे, फील्ड में जाकर के वीडियो बनाए, वीडियो बना करके किसानों को इस टाइम कौन सा खाद डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, कौन सी किस्म हमारी ज़्यादा बेटर रिजल्ट दे रही है, किस तरह से इसका समाधान किया जा सकता है। तो इसी चीज़ को उत्तर प्रदेश के मंत्री जी ने बहुत पॉजिटिवली लिया और वहाँ पे उत्तर प्रदेश में भी इसको लागू करवाया गया और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात और कई सारी जगह हम लोग कनेक्ट रहे और कई जगह वहाँ पे भी है। आपके प्रयास चल रहे हैं, सरकारों के प्रयास चल रहे हैं। आपकी नज़र में सोशल मीडिया का जितने प्लेटफॉर्म हैं, किसानों की दृष्टि से कौन कौन से उपयोगी ज़्यादा हैं? यदि मैं बात करूं किसानों के लिए, तो किसानों के लिए हमारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिसमें कुछ गवर्नमेंट के हैं, कुछ प्राइवेट है। लेकिन प्राइवेट में बहुत कुछ लड़के आजकल नए नए लोग प्रोफेशनली उसको करने लगे हैं और प्रोफेशनली कुछ चीज़ों को अपने जैसे किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। तो मेरा उन सभी लोगों से विशेष रिक्वेस्ट रहेगा कि आप छोटे से लालच के चक्कर में किसी बिना वजह की चीज़ को प्रमोट ना करें। सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, इंस्टा, जो भी हैं, इसमें किसान सबसे ज़्यादा कहाँ जुड़े हुए हैं? किसानों को लाभ कौन से प्लेटफॉर्म से ज़्यादा मिल रहा है? यदि अपन बात करें तो अभी वर्तमान में फेसबुक, यूट्यूब, दो चैनल हैं जिसमें फेसबुक पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग कनेक्टेड हैं। उसके बाद व्हाट्सएप पे आजकल बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी किसानों की बढ़ी है और हम लोग जैसे फेसबुक पे आप देख रहे हैं, फेसबुक पे बहुत सारे चैनल से आजकल आने लगे हैं जिसमें हमेशा आप लोगों को मैं एक बार पहले भी रिक्वेस्ट करता रहता हूँ फेसबुक के माध्यम से आप ऑथेंटिक लोगों के साथ कनेक्ट हों, जो आपको वास्तव में सटीक जानकारी दें, सही जानकारी दें, क्योंकि भ्रामक जानकारी का भी यहाँ पे जंजाल है। अब आपको खुद को चयन करना है कि कहाँ आपको ऑथेंटिसिटी ज़्यादा लगती है। जैसे अपन यदि बात करें आपका हल्दर टाइम्स का, मैं देखता हूँ हल्दर टाइम्स में जो भी चीज़ें आती हैं, कई बार क्योंकि मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें अपडेट नहीं रहती, तो मैं भी बहुत सारे चैनलों को फॉलो करता हूँ फेसबुक पे और उन चैनलों पे देखता हूँ कि क्या नया ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्या किसानों की समस्याएं आ रही हैं, कहाँ किस तरह की बातें आ रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम भी अपनी चीज़ों को अपग्रेड करते रहते हैं। तो बहुत सारे जैसे आपका हल्दर टाइम्स का अभी वर्तमान में मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी अच्छी जो बर्निंग इश्यूज है उनको कवर कर रहे हैं। यदि अपन बात करें गवर्नमेंट के चैनल्स की, तो डीडी किसान को आप फॉलो करें, चाहे वो यूट्यूब पे हैं चाहे फेसबुक पे हैं। अपने कृषि दर्शन कार्यक्रम को आप फॉलो कर सकते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, चाहे वो राजस्थान का है, चाहे उत्तर प्रदेश का है, चाहे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भारत सरकार का है, उसको आप फॉलो करें, क्योंकि वहाँ आपको ऑथेंटिसिटी मिलेगी। और आजकल आपको ये भी कन्फर्म समझ मान के चलिए, जिसका फेसबुक चैनल है या फेसबुक पेज है, उस डिपार्टमेंट का या उस व्यक्ति का यूट्यूब भी होगा और उसका व्हाट्सएप चैनल भी होगा। तो आप दोनों तीनों जगह भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, उनका यूट्यूब भी है, फेसबुक भी है और व्हाट्सएप भी है। डीडी किसान है तो उनका भी ये सब कुछ है। और इसी टाइप से जैसे आपका है हल्दर टाइम्स का, आप देख रहे हैं, आप यूट्यूब पे भी एक्टिव हैं, फेसबुक पे भी हैं, दूसरे बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जहाँ सब जगह उपलब्ध हैं। लेकिन ऑथेंटिसिटी वो बहुत ज़रूरी है। अभी सबसे बड़ी विडंबना यही है कि किसान को मतलब कि ऐसे पब्लिसिटी की जाती है किसी प्रोडक्ट के लेके, चाहे वो बीज हो, कीटनाशक दवा हो, खाद हो, और जैविक के नाम पे काफ़ी मतलब कि चल रहा है। तो इसमें किसान को क्या सावधानी रखनी है? देखो इसमें क्या है, इसमें किसान को, अब मैं मेरा बताता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमसे पहले शायद एग्रीकल्चर का डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं था और आज ऑल ओवर इंडिया से, इंडिया के बाहर से भी दुनिया भर के ऐसे ऑफर्स आते हैं कि सर आप एक प्रोडक्ट, हमारे इस प्रोडक्ट के लिए आप एक पेज पोस्ट डाल दीजिए या हमारी इस कंपनी के बारे में आप रिकमेंड कर दीजिए। मेरा जहाँ तक है 99.99%
मैं जो कंटेंट कम उसका है उसको ही किसानों को बताता हूं कि आपको ये लेना है, आपको ये साल्ट लेना है। अब ये किस कंपनी का लेना है, क्या करना है, ये एक अलग इश्यू हो जाता है। जो बेस्ट है वो जो बेस्ट है आप उसका लो, और जो ऑथेंटिसिटी है उस पर आप, जैसे आपको लग रहा है कि आपने किसी फेसबुक पेज पे कोई चीज़ देख ली कि आपको ये डालना है, तो उसको उस फेसबुक पेज के कहने के बाद पहले तो ये देखो कि व्यक्ति करता क्या है। नहीं, देखने के बाद भी व्यक्ति क्या करता है, हाँ, या फिर नजदीक के कृषि विभाग में जाकर के उसमें मार्गदर्शन ले सकते हैं। आपको सीधा कनेक्ट क्या करना है, जैसे आपने आपको कह दिया कि आपको माइक्रोराइजा इतना डालना है और इस कंपनी का डालना है, तो आपको उस कंपनी के ऊपर नहीं जाना है, आपको पहले ये देखना है कि माइक्रोराइजा डालना है, और उसके लिए फिर आप डिपार्टमेंट से एक बार कनेक्ट करें कि माइक्रोराइजा काम क्या करता है, क्योंकि आपको 50 तरह के फायदे दिखा दिए जाते हैं। तो आप डिपार्टमेंट को पूछें, उनके जो वैज्ञानिक है वहाँ ट्राई कर लीजिए एक बार कि सर इसका इतना है, इसका क्या रिजल्ट आएगा, और मेरी फसल में ये समस्या है, इसमें माइक्रोराइजा काम करेगा या नहीं करेगा। कई बार होता क्या है, आपके खेत में लग तो वाइट फ्लाई रही है और आपको बताया जा रहा है कि आप टेबुकानाजोल का स्प्रे कर दीजिए। दर्द तो पेट का, दवा दर्द की दे रहे हैं, दवा दूसरी दे रहे हैं। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसके लिए आप जो संबंधित वैज्ञानिक है आप उनसे पूछिए कि साहब मेरे खेत में ये समस्या है, इसके लिए ये दवा क्या काम करेगी या नहीं करेगी। तो जो दवा काम करेगी वो आप एग्रीकल्चर की जो ऑथेंटिसिटी है वहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं, या फिर एग्रीकल्चर का कोई वैज्ञानिक आपको जानकारी दे रहा है तो आप उस पर भरोसा कर सकते हैं कि ये जो जानकारी है वो एकदम सटीक जानकारी आएगी। क्योंकि बहुत सारे जो आजकल यूट्यूबर्स हैं और जो फेसबुक पे हैं, जो बेचारे एग्रीकल्चर से उनका दूर दूर तक वास्ता नहीं रहा है, वो लोग भी आपको वहाँ पे जानकारियाँ शेयर कर रहे हैं। तो भ्रम वाली जो स्थिति है उससे आपको बचना है, तो आप डिपार्टमेंट के या जो आपके केवी के हैं, रिसर्च स्टेशन है, वहाँ से आप उसके ऑथेंटिसिटी की जानकारी। कृषि में जैसे अपन देखें किसान का सोशल मीडिया पे, आपके यहाँ पे ऐसे कौन से प्रश्न ज़्यादा आते थे? मेरे पास सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं, एक तो वर्तमान में समसामयिक की चीज़ों को लेकर के ज़्यादा आते हैं। जैसे कि साहब वर्तमान में हमारी सरसों की फसल में ये मरगोजा जिसको औरवंकी बोलते हैं, औरवंकी की समस्या आ गई है, इससे निजात कैसे पाएँ। उसके अलावा दूसरा जैसे अभी वर्तमान में आपकी सब कि हमारी गेहूँ की बाली वो जो पत्ती है वो आधी पीली पड़ रही है, इसका क्या रीज़न है, क्यों ऐसा समस्या आई है, लहसुन में ये प्रॉब्लम आ गई है। एक तो ये आते हैं। दूसरे आते हैं कि सर डिपार्टमेंट मुझे कृषि यंत्र कोई खरीदना है, डिपार्टमेंट में मुझे किस तरह से कोई सहायता मिल सकती है, क्या मुझे सरकार की तरफ से बीज वगैरह पे अनुदान मिलेगा, क्या मैं पॉली हाउस लगा सकता हूँ, तो उसकी प्रोसीजर क्या है, क्या उसका प्रॉफिट वगैरह आ जाता है। इसके साथ में हमारे दूसरी जो दिक्कतें जो क्वेश्चंस होते हैं वो ये होते हैं कि हाईटेक एग्रीकल्चर में मुझे जाना है, मैं किस तरह से काम करूँ, मशरूम की खेती मुझे करनी है, मशरूम में कैसे शुरुआत कर सकता हूँ। तो इस टाइप की जो मतलब वाइड रेंज है क्वेश्चंस की, और लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन समसामयिक के ज़्यादा होते हैं। दूसरा डिपार्टमेंट की योजनाओं को लेकर के ज़्यादा होते हैं, तो उनको हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कुछ चीज़ें ऐसी जो मुझे नहीं पता है, मैंने क्योंकि सब कुछ तो मुझे नहीं आता है, तो मैं क्या करता हूँ उस संबंधित व्यक्ति तक उनको पहुंचाने का एक माध्यम दे देता हूँ। जैसे अभी मेरे पास कल परसों एक कोई बीट की गेहूं की कोई समस्या थी, और उसमें जो बाली थी वो कुछ वाइट सी 2-3 दाने उसमें वाइट से हो रहे थे, वो आया मेरे पास। तो मैंने जो हमारे IIWBR है अपना करनाल में, वहाँ के वैज्ञानिकों को उसको भेजा, मैं साहब ये समस्या है और इसका क्या समाधान है। उन्होंने पूरी हिस्ट्री पूछी कि कैसे है, क्या टेम्परेचर है, क्या मौसम है। तब उन्होंने बताया कि यार ये एक टेम्परेचर की वजह से आया है और ये ज़्यादा नहीं है, ये फैलेगा नहीं, आपको इससे दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह की चीज़ें हम लोग करते रहते हैं। और जैसे कई बार किसान मेरे से पूछते हैं सर मशरूम में मुझे डिंगरी मशरूम करनी है, ये करनी है, तो या तो मेरे पास में बहुत सारे फार्मर्स उस फील्ड के होते हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो या तो हम उनका नंबर रिकमेंड कर देते हैं कि आप एक बार इनसे कनेक्ट कर लीजिए, या फिर उससे संबंधित जो संस्था है उस संस्था के वैज्ञानिक का कॉन्टैक्ट नंबर उपलब्ध करवा देते हैं कि आपको यहाँ पर शिक्षण मिलेगा, यहाँ पे आप ये जानकारी ले सकते हैं। तो वो किसान को एक घर बैठे समाधान हो जाता है। अदरवाइज जैसे मशरूम का अपने या तो उदयपुर जाएंगे या कृषि विज्ञान केंद्र जाएंगे या सोलन में जाएंगे, तो सोलन के वैज्ञानिक के हम नंबर यहीं उनको उपलब्ध करवा देते हैं और उनको सोलन जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हिमाचल प्रदेश नहीं जाना पड़ेगा, उनको यही समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये इस टाइप का प्रयास। इसमें एक चीज़ और है जी कि आप जैसे कृषि के जानकार हो, तो कृषि के ही प्रश्न आते हैं या कोई ये भी पूछता है कि साहब मतलब कि मेरी भैंस ने ब्याह गई है तो उसको क्या करना है, गाय दूध नहीं दे रही है या उसको ये बीमारी हो गई है। अभी मैं इसमें आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी। एक दिन क्या हुआ, लगभग रात को 11:30 समथिंग बज रहे थे और एक सडनली, मैं कभी अपना फ़ोन साइलेंट नहीं करता क्योंकि हो सकता है क्या पता, हम लोग ब्लड वगैरह और दूसरी चीज़ों में भी लोगों की हेल्प करने का प्रयास करते हैं, तो पता नहीं कब किस टाइप की अर्जेंसी आ जाए। तो मेरे पास रात को 11:30 बजे के समथिंग एक कॉल आया और वो 2 बार जैसे रिंग बजी तो मैंने कॉल रिसीव किया, तो सामने से एक रोती हुई आवाज़
बहुत मतलब ऐसे रो रहा था। मैंने अचानक क्या हो गया, मतलब मुझे एकदम समझ में नहीं आया। रात को 11:30 बजे मैं सोया हुआ था। मैंने अटेंड किया, मैंने पूछा कि मैं कौन कौन बोल रहे हो आप? तो वो अननोन नंबर था। तो काफ़ी देर तक तो वो कुछ बोले नहीं। तो मैंने उनको पूछा, मैंने यार रात को 11 बजे कॉल करो भाई, रीज़न क्या है वो तो बताओ, आप क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा कि सर मेरी बकरियाँ लगभग 6 बकरी अब तक मर चुकी है और सर लगातार मर रही हैं। तो मैं यार क्या रीज़न है? और मैं भाई मैं बकरी का तो मुझे नहीं हाँ, जानकारी, एक्सपर्ट नहीं हो। मैं कैसे आपकी मदद करूं? कि सर मैं बहुत गरीब आदमी, मेरी बकरी सर रात अब तक 5-6 मर चुकी है 1 घंटे के अंदर, रेगुलरली मर रही है सर, और मेरे पास और किसी का कोई नंबर नहीं है, ना कोई डॉक्टर मेरे कांटेक्ट में है। तो उसी टाइम रात को 11:30 बजे मेरे एक फ्रेंड है जो फेसबुक की वजह से हम लोग मिले थे, धर्म सिंह जी। धर्म सिंह जी दौसा में पोस्टेड है अभी, जो पशुपालन के डॉक्टर हैं। मैंने तुरंत धर्म सिंह जी को रात को ही कॉन्टैक्ट किया। अब उन्होंने क्या, ये कभी रात को इतनी लेट कॉल नहीं करता, तो उन्होंने तुरंत मेरा कॉल रिसीव किया। उन्होंने कि पिंटू क्या बात हुई? मैं सर ऐसा ऐसा है, ये एक किसान है और ये बेचारा इसकी बकरियां लगातार मर रही है, बहुत परेशान है और सारी बकरियां घायल हैं। तो उन्होंने कि कौन सी जगह? मैं सर दौसा में इस जगह पे इनका गांव है। उसने बताया कि सर सिकराई के आसपास का मैं रहने वाला हूँ, और धर्म सिंह जी लालसोट थे कि यार मैं पहुँचूंगा तब तक और एक आध बकरी इनकी मर जाएगी। तो मैं तुरंत संबंधित डॉक्टर को कनेक्ट करता हूँ। उन्होंने वहाँ पे जो डॉक्टर थे उनको कनेक्ट किया, और रात को लगभग 20 मिनट के बाद में उनके पास डॉक्टर पहुँचे। डॉक्टर पहुँच के उनका देखा तो वहाँ ये उनको रिलीफ मिला कि जो 5-6 बकरी मरी वही मरी। उसके बाद उनको बताया कि इनको कोई आफरा वगैरह की प्रॉब्लम थी। उन्होंने वहाँ पे अपने असिस्टेंट को ले जा करके लगभग शायद 50-60 बकरियाँ थी उनका सबका ट्रीटमेंट किया। और उसके बाद दूसरे दिन जब उनका कॉल आया तो वो आदमी, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता उन्हें किस किस तरह के जो वर्ड्स उन्होंने बोले। तो मतलब मुझे लगा कि यार ये एक जो दुआओं का सिलसिला है ना, वो वाकई अनबिलीवेबल है। तो वो वहाँ पे मेरे साथ ऐसा हुआ। एक बार मेरे साथ में ये इस पे भी ऐसी दिक्कतें, जैसे आपका ये चीज़ें एक मेरे एक फ्रेंड है, उनको वो ब्रेन ट्यूमर था। तो उन्होंने उनको पता नहीं था बेचारे को कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। वो सडनली चेक करवाने गए तो उनको ब्रेन ट्यूमर आया। उन्होंने मुझे कहा कि यार मेरे को ब्रेन ट्यूमर हो गया। मैंने यार ब्रेन ट्यूमर, रात को 9:30-10 बजे की बात थी। तो मैं भी एकदम शॉक्ड हो गया कि बहुत क्लोज फ्रेंड और ब्रेन ट्यूमर, कैंसर का नाम सुनते ही। तो मैं सर क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि यार अपन को अमेरिका का कोई डॉक्टर जानकार चाहिए, और वो डॉक्टर ऐसा, क्योंकि वहाँ कंसल्ट अमेरिका में इस पर रिसर्च काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ के डॉक्टर को कंसल्ट करना है। मैंने तुरंत फेसबुक पे अपडेट किया कि मुझे अमेरिका में कोई भी ऐसा डॉक्टर चाहिए जो कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो। वहाँ ऑल ओवर इंडिया से, आप बिलीव नहीं करोगे, इंडियंस इतने सारे डॉक्टर हमारे वहाँ पे हैं जिनके खुद के हॉस्पिटल्स हैं। उन लोगों के मेरे पास नंबरों की झड़ी लग गई, इतने नंबर मेरे पास आए, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 50 से ज़्यादा डॉक्टरों के मुझे वहाँ नंबर आए। फिर वहाँ ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट की एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसी दिन की बात थी, और उस ऑन्कोलॉजी का जो एक प्रोफेसर था, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, जो इंडियंस था उनका कॉन्टैक्ट नंबर मुझे मिल गया था। और जैसे ही उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिला, मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया। मैं सर मैं रात आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, सॉरी, लेकिन मेरे दोस्त को ये प्रॉब्लम है और इसमें मुझे आपकी समाधान की जरूरत है। तो उन्होंने कहा यार आप मतलब बहुत सही टाइम पे कॉल किए हो, आज अमेरिका के सारे जो विशेषज्ञ हैं उनकी एक कॉन्फ्रेंस चल रही है और आपको मैं अभी कनेक्ट करता हूँ। उनको बात करवाई, उन्होंने रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट भेजने के बाद उन्होंने उस पर स्टडी की और बताया कि आपको इस तरह की है, आपको अमेरिका आने की ज़रूरत नहीं है। हमने वहाँ पे ही एम्स में एक डॉक्टर है, उन्होंने नेम रिकमेंड किया कि आप उनको दिखा लीजिए, और हम भी उनको कह देंगे, वो भी इस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं। उनका ऑपरेशन हुआ और आज वो एकदम फुल फिट है, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई मतलब। सोशल मीडिया रेवोल्यूशन ला रहा है सर, वाकई मतलब मानना पड़ेगा कि एक तरह से आप ऑल वर्ल्ड को आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। फार्मर्स के चाहे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे आप दूसरी चीज़ों का पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आज यदि अपन को कहीं भी किसी देश के किसी भी कोने में किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, आपको सिर्फ एक पोस्ट करने की ज़रूरत है, आपको तुरंत वहाँ पे हेल्प मिल जाती है। हम लोगों ने रेलवेज में बहुत करके देखा। हाँ, मैंने देखा था आपका पेज वो। तो रेलवे में देख लो, चाहे किसी भी तरह की, जो गांव से बच्चे जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, तो उनके खाने की व्यवस्था करना है, उनके रहने की व्यवस्था करना है। ये 2019 की बात थी सर। 2019 में एक ऐसा हुआ कि एक साथी ने पूछा कि मैं पहली बार घर से बाहर जा रहा हूँ एग्ज़ाम देने, और वो बंगाल साइड में जा रहा था कि वहाँ पे मैं कैसे जाऊँगा, क्या मेरी रहने की व्यवस्था हो सकती है।
हम लोगों ने डाला कि यार बंगाल में कोई व्यवस्था हो सकती है, तो वहाँ से लोगों ने नंबर डाल दिए कि भाई साहब मेरे पास भेज दो, मेरे पास भेज दो, मतलब काफ़ी सारे लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर आ गए। फिर हमने सोचा कि जब बंगाल में ये लोग कर सकते हैं तो क्यों नहीं पूरे देश में इसका प्रयास किया जाए। और ये पूरे सभी लोगों ने, मेरा उसमें कोई ज़्यादा ऐसा अहम योगदान नहीं था, मेरा सिर्फ कोऑर्डिनेट में कर रहा था। ये सब लोगों का एक सामूहिक प्रयास था। और प्रत्येक देश के प्रत्येक रेलवे स्टेशन पे जहाँ जहाँ एग्जाम सेंटर थे वहाँ खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, एग्जाम सेंटर से छोड़ने की व्यवस्था, लाने की व्यवस्था सारी की सारी इसके माध्यम से की। और लगभग 2-3 लाख लोगों की वहाँ पे अरेंजमेंट्स, जिसमें एक ना कोई संगठन था ना किसी से एक पैसे का कलेक्शन, जो स्वेच्छा से जिसने जो दिया वो सब किया। और उसके बाद में पूरे देश में रेवोल्यूशंस आया और उसको राजस्थान सरकार ने रीट की एग्जाम में आपने देखा हो तो जो गहलोत सरकार ने उसको लागू किया। और राजस्थान सरकार की जो रीट की एग्जाम थी उस पर बच्चों के खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं सरकार ने, चाहे वो अपने लेवल पे चाहे भामाशाहों के उस मॉडल को लागू किया। तो एक मतलब ऐसा सरप्राइज होता है कि यार आप एक छोटी सी शुरुआत करते हो। नहीं, हमने तो आपके सोशल मीडिया पेज पे देखा था कि किसी का बच्चा खो जाता है तो पुलिस थाने में जाना चाहिए। वो तो आपसे अप्रोच लगाता है कि पिंटू जी इसका मतलब एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट कर दीजिए कि बच्चा आ जाए। अभी कई सर ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं, लेकिन अभी हाल ही में पिछले 4-5 दिन पहले की बात है। मेरे गांव में मतलब मैं जिस क्षेत्र में नौकरी कर रहा हूँ वहाँ का एक बच्चा था, हीरापुर बाड़ की बात है। तो वहाँ रात को मेरे पास मैसेज आया कि यार ये बच्चा पिछले कई दिनों से नहीं मिल रहा है। तो मैंने यार मैं बताओ क्या मदद करूं कि आप इसको एक बार फेसबुक पे डाल दीजिए, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे कर चुके हैं, बहुत सारे सक्सेस हम हुए हैं। तो मैंने उनको लिया, मैंने यार आप एक काम कीजिए, आप मुझे अपनी डिटेल्स इस बच्चे की डाल दीजिए, फोटो डाल दीजिए। हमने उसको फेसबुक पे पेज किया, मैंने लिखा, और मैं क्या, जैसे कोई ऐसी चीज़ें होती है ना सर, चाहे वो मेरा कत्ते रिलेटिव नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन मैं लिख देता हूँ कई बार कि ये मेरा रिश्तेदार है, जिससे कि लोग उसको थोड़ा सा और ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं और इसको आप एक बार मदद करें ढूंढने में। उसको पोस्ट को काफ़ी लोगों ने शेयर किया, काफ़ी जगह वो वायरल हुई। और लगभग 10-12 घंटे के बाद में उस बच्चे को कहीं वो घूमता हुआ किसी को नजर आया, उन्होंने रोका, रोकने के बाद मुझे कॉल किया कि भाई साहब आपका बालक हमारे पास है। मैंने आपके पास मैंने वीडियो कॉल किया, उनके घर वालों को सूचित किया कि साहब आपका, वो तुरंत उसको लेकर के आए। कल परसों ऐसा ही एक कोई बालक था इधर का महुआ साइड का, बीरासना का, वो थोड़ा सा बेचारा मेंटली डिस्टर्ब था, जयपुर से पैदल पैदल लालसोट तक पहुंच गया सर। लगभग 50-60 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। वहाँ पे कुछ लोगों ने उसको रोक लिया, एक शादी में उसको खाना वाना खिलाया, उससे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो उसने बताया कि साहब मैं पहाड़ी का रहने वाला हूँ। मेरे पास तुरंत कॉल आया कि यार आपके गांव का एक लड़का है, वो यहाँ पे इस टाइप से घूम रहा है। तो मैंने उसके बारे में डिटेल पता की, तो वो मेरे गाँव का नहीं था। मैंने तुरंत उसको डाला कि यार ये एक लड़का है जो कहीं इस तरह से भटक रहा है, इसका जो भी इसका कोई परिचित है वो कांटेक्ट करे। वो महुआ के बीरासना के पास में एक गांव है, वहाँ के वो रहने वाला था। और तुरंत घर वालों ने उसको रिसीव किया, वहाँ पे उसको ड्रॉप किया। तो ये क्या है, एक सोशल मीडिया में हमने ऐसे जाना कितने सारे केस, और वो मेरे अकेले का नहीं है, वो सब लोगों के सामूहिक प्रयास है। तो कितने सारे केस ऐसे खोए पाए बच्चे हैं, उनको भी अभी जो आपको राज्यपाल ने सम्मानित किया राजस्थान के, वो भी सोशल मीडिया में रेवोल्यूशन के लिए किया है या कुछ अलग था वो? इसमें सारा जो मेजर इंपॉर्टेंट रोल है वो सोशल मीडिया का ही है, क्योंकि गवर्नर साहब से पहले भी लगभग मुझे उपराज्यपाल दिल्ली सम्मानित कर चुके थे। इससे पहले माननीय कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही साहब उत्तर प्रदेश में सम्मानित कर चुके थे। BL मीणा सर वहाँ पे जो ACS हैं हॉर्टिकल्चर, उन्होंने भी सम्मानित किया। अपने करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी के जो कलेक्टर साहब उन्होंने सम्मानित किया, कमिश्नर साहब ने सम्मानित किया, ADM साहब, SDM साहब, लगभग 15-20 साहब जो गवर्नमेंट के थे वो ऑलरेडी मिल चुके थे। NGOज और नॉन सरकारी संस्था, सामाजिक संस्थान से भी बहुत जगह से इस टाइप के मान सम्मान मिले। तो ये जो रेवोल्यूशन का जो सोशल मीडिया की वजह से जो आने लगी, उसके बाद दूसरे जो काम थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया से ही काम हो जाएंगे, आपको धरातल पे भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और यदि हम पिछले कुछ वर्षों का देखें, जब से मैं जॉब में आया हूँ, तो अक्सर हम लोग डिपार्टमेंट में भी, अपने AD ऑफिस में, JD ऑफिस में, एडिशनल ऑफिस तक भी कई बार हम टॉप पे रहे, टॉप 5 में, टॉप 10 में, या टॉप 3, या कई बार टॉपर्स की उसमें रैंकिंग में हम रहे हैं। और इस बार ये बात हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो ऑन रिकॉर्ड मीटिंग्स में बोल चुके हैं कि ये फेसबुक व्हाट्सएप ही नहीं चलाते, ये लोग धरातल पे भी काम करते हैं, रिकॉर्ड्स हम लोग अचीव करते हैं, जो हम लोग, और टारगेट हम लोग खुद अपना डिसाइड कर लेते हैं, हमें ये काम इतने दिन में ये ऐसे करना है, और उसको हम कर जाते हैं। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि हमारा प्रचार प्रसार इतना तगड़े तरीके से हम लोग करते हैं कि प्रत्येक आदमी तक हमारी पहुंच हो जाती है, और प्रत्येक आदमी हम लोगों तक पहुंच जाता है, चाहे वो कहीं से भी हम लोगों को कनेक्ट कर लेता है, और उनको हम लोग सारी योजनाओं का बेनिफिट देते हैं, और उसी से नए नए रिकॉर्ड्स हम लोग अपना इस्टेब्लिश करते हैं। जैसे मैं धौलपुर में था,
तो धौलपुर में वहाँ पे फार्म पॉन्ड हम लोगों ने एक इसमें बसेड़ी तहसील में एक जगह थी नादनपुर। तो नादनपुर में क्या हुआ, वहाँ के कुछ किसानों के पास में पानी की बहुत बड़ी शॉर्टेज थी। मैं एक दिन वहाँ गया किसानों के साथ में, किसान ये मानते थे क्योंकि वहाँ धौलपुर में स्टाफ कम रहा है और वहाँ बहुत ज़्यादा लोगों की चीज़ें नहीं पहुँच पाई थी, पिछड़ापन तो था ही सरमथुरा बेल्ट में, बसेड़ी बेल्ट में। तो जब मैं गया तो वहाँ पहला एग्रीकल्चर ऑफिस AAO में जब गया तो मेरे वहाँ पे कोई स्टाफ नहीं, मतलब अकेला व्यक्ति जिसके पास कोई स्टाफ नहीं है नीचे। अब मैं गया तो वहाँ मेरी कोई ऑफिस भी नहीं, कार्यालय भी वहाँ पे नहीं था। तो मैं सोचा मैं यार कैसे काम करूँगा, मतलब कार्यालय भी नहीं है, ऑफिस भी नहीं है। तो मैंने क्या किया, जो बस स्टैंड पे एक चाय की धड़ी थी, सुबह शाम मैं उस पर बैठता था क्योंकि वहाँ लोग आते थे, लोग बैठते थे। तो सुबह शाम जब भी टाइम मिलता था मैं उस पर जाकर के बैठ जाता था चाय पीने के लिए और लोगों से वहाँ डिस्कशन करता था कि आपको पाइपलाइन में ये फ़ायदा मिलेगा, फार्म पॉन्ड में ये मिलेगा। तब फिर मैं थोड़ी देर जब तक मैं उनको बताता था तब तक बहुत धैर्य से सुनते थे। जैसे ही खड़े होकर के जाते थे तो बोलते थे अरे यार कोई कंपनी वाला है, प्रचार करने आया है किसी कंपनी का, पाइप वाइप बेचने वाला है कोई। मैं सोचा मैं यार इतना मतलब यहाँ पे काम करना कैसे बहुत टिपिकल रहेगा। फिर मैंने सोशल मीडिया का ही वहाँ पे फ़ायदा लिया। मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला कि वर्तमान में मेरी पोस्टिंग सरमथुरा में है और यहाँ के जो भी साथी हैं वो मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सरमथुरा के जितने भी जो पढ़े लिखे लोग थे, सर्विस क्लास थे, जो फेसबुक व्हाट्सएप चलाते थे, उनके सबके मेरे पास नंबर आने लग गए। मैंने सबके व्हाट्सएप ग्रुप वहाँ पे क्रिएट किए। उन लोगों के साथ जब भी जैसे उनके खेतों पे चला जाना, उनके घर पे जाकर के सो जाना। और हमारे वहाँ पे क्या धौलपुर में ये ट्रेंड था कि वहाँ बेचारे लेबर क्लास बहुत ज़्यादा है, सुबह पत्थर अपने खान वगैरह पे जाते थे, रात को लेट तक आते थे। तो दिन में किसानों से कॉन्टैक्ट करना आपके लिए बहुत टिपिकल टास्क था। तो मैं क्या करता था, गाँव में जाके सो जाता था और सो करके वहीं या तो शाम के टाइम जब वो लौटते थे तब उनके साथ हम लोग चौपाल टाइप में करते थे या अर्ली मॉर्निंग उनके साथ काम करते थे। और कुछ लोगों को क्योंकि ट्रस्ट नहीं था लोगों को कि कृषि विभाग से इस तरह से कोई एक पैसा भी आपको बिना खर्च किए हुए सब, और बेचारों को ई मित्र वालों को वहाँ पे फाइल ऑनलाइन करने की भी दिक्कत होती थी, तो हम खुद ऑनलाइन करते थे बैठ के और उनको धीरे धीरे किया। तब पहला जो व्यक्ति मुझे मिला जिसको मेरे को कन्विंस करना था, तो वो एक लड़का जॉब करता था। मैंने यार तू तो कम से कम ट्रस्ट कर ले मेरे ऊपर। उसने बेचारे ने कि भाई साहब आप करो तो मैं लगा देता हूँ। उन्होंने फाइल लगाई, उनको डिपार्टमेंट की जो पूरी प्रोसेस के बाद तुरंत उनको पैसा रिलीज हुआ। और उसके बाद माउथ पब्लिसिटी इतनी ज़बरदस्त हुई कि एक बार की बात है, शायद 2019-20 की बात है, तब सरकार का लगभग मार्च में 20 मार्च को बजट मिला और 30 लाख के समथिंग बजट था कि कृषि यंत्र पे खर्च करना है। एसटी का बजट है। अब एसटी सिर्फ धौलपुर में है, कुछ बाड़ी में है वहाँ पे। तो मुझे हमारे एडी साहब उस टाइम अभल सिंह जी थे, तो उन्होंने कहा कि यार पिंटू ये बजट आ गया, क्या अपन इसको खर्च कर पाएंगे? मैं सर प्रयास पूरा करेंगे और इसको अपन खर्च कर लेंगे। तो उन्होंने कि यार कहीं ऐसा नहीं हो कि बजट बच जाए, लैप्स नहीं होना चाहिए। मैं सर 100% डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। मेरे वहाँ पे जो सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी टीम को, जो लड़के वहाँ के लोकल लड़के थे, एक एक को पूरी गाइडलाइन रटा दी कि आपको ये कागज चाहिए, इतनी ज़मीन चाहिए, इतनी मात्रा में चाहिए, इस ई मित्र से ऑनलाइन करना है। ई मित्र वाला नहीं करेगा तो आधार कार्ड अपन इस पर राज किसान साथी पोर्टल पे अपन को खुद को ऑनलाइन करना है। हम लोग रातों रात मतलब ऑनलाइन, सुबह का ऑनलाइन, ये सारे काम करते थे। इधर से ऑफिस वाले जो उनकी सैंक्शन वगैरह रिलीज करते थे। हम लोगों ने मात्र 8 दिन के अंदर 30 लाख रुपए का बजट पूरा खत्म किया। और उसके बाद में उस दिन की यदि अभी भी आप वो फोटोज यदि हम निकाल के आप लोगों को देखेंगे उस पे पोर्टल पे, रात में जब चाहे अंधेरा था उन गाँव में, कई गांव ऐसे थे जहाँ लाइट वगैरह चली जाती थी रात को, लेकिन हम रात को 11 बजे हों, 10 बजे हों, वो मेरे पास बाइक थी, लड़कों जो मेरे वहाँ के लोकल लड़के थे, एग्रीकल्चर का स्टाफ फिर मेरे पास आ गया था, उनके साथ वहाँ जाता था और वहाँ लाइट जला करके उस उजाले में, कहीं दीपक के उजाले में उनका पोस्ट वेरिफिकेशन हम लोग रात को करते थे 11 बजे 12 बजे। इधर दुकान वालों को भी कन्विंस कर दिया था कि आप लोग सप्लाई प्रॉपर दे देना। दुकान भी जैसे किसान रात को, क्योंकि मैं आपको बताया कि रात में किसान खेतों से आते थे, लेट आते थे, तो उनको टाइम मिल रहा है 8 बजे। अब सरमथुरा में दुकान नहीं है, उसको बाड़ी जाना पड़ेगा, बाड़ी जाते जाते रात को 9 बज गए, वापस आता है तो दुकान वाले को बोलना पड़ता था कि आप दुकान खुली रखना, ये किसान आएगा, इसको ही सामान देना है। फिर उसके बाद वो आते थे तो रात को 11 बज जाते थे। हमारा आधे से ज़्यादा टाइम का खाना पीना किसानों के घर पर ही होता था, वहीं हम लोग फिर उसी गाँव में रुक जाते थे। सोशल मीडिया की वर्किंग तो अभी हमने देखी थी कि अमरूद महोत्सव था सवाई माधोपुर में, और आपने सोशल मीडिया पे जिस तरह से प्रचार किया, किसान इतने आए थे उसमें, जब राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने अपने संबोधन में कहा किसानों की भीड़ देखकर कि आपने मेरी लाज रख ली। जी जी,
ये तो माननीय मंत्री जी का एक कह सकते हैं कि उनका एक बड़प्पन है। और जहां माननीय कृषि मंत्री जी खड़े होते हैं, जैसे वो दीवार फिल्म का डायलॉग है, जहां हम खड़े होते हैं वहां भीड़ अपने आप लाइन लग जाती है। तो माननीय कृषि मंत्री जी जहां खड़े होते हैं वहां नेचुरल सी बात है कि फार्मर्स आ जाते हैं। साहब का ये एक मैसेज था कि अपन को इसको, जब अमरूद महोत्सव आप कर रहे हैं, महोत्सव का मतलब निश्चित रूप से बड़ा होना चाहिए, तो कि इसको कैसे आप करोगे। 30 तारीख को यहाँ पे एक मीटिंग थी और मैं उस दिन केरल था, तो मुझे मैसेज मिला कि आपको इस मीटिंग में हर हाल में पहुंचना है। मैं फ्लाइट लेके सीधा केरल से यहाँ पहुंचा था। उसकी तैयारी हम लोग पूरे कर रहे थे। कानाराम जी कलेक्टर साहब के सानिध्य में हम रेगुलर उसकी काम कर रहे थे। मॉनिटरिंग में सारी टीमें, कहाँ किससे क्या बात करनी है, किस तरह से उसको करना है, पूरा सवाई माधोपुर का जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो उस पर काम कर रहा था। तो जब यहाँ पे प्रेजेंटेशन हुआ, प्रेजेंटेशन में साहब ने कहा कि ये जब महोत्सव है ना, तो फिर महोत्सव की तरह ही होना चाहिए। अब इसको आप कैसे करोगे ये आपके ऊपर है। बजट और अन्य व्यवस्थाएं जो मेरे से रिलेटेड है उसमें आपको कहीं कोई कमी नहीं आएगी। फिर हम लोगों ने उस पर, साहब ने कहा कितने लोग आप लगभग आइडिया लेके चल रहे हैं। तो हमने कहा मैं सब इतने आएंगे कि ग्राउंड छोटा पड़ जाएगा। तो उन्होंने कि ऐसा माध्यम क्या अपनाओगे। मैं सब ये आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और हम लोगों ने कलेक्टर साहब की मॉनिटरिंग में सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किया। हमने गीत उस पर बनवाए, लोकल लैंग्वेज में प्रचार प्रसार किया। और उसका नतीजा आप ऑल ओवर इंडिया के लगभग 10-12 स्टेट के किसान वहाँ पे उपलब्ध थे। और 10-12 स्टेट के किसानों में ये मैसेज आज भी है कि यदि अमरूद महोत्सव जैसा महोत्सव, हमने देश में बहुत सारे उत्सव हुए हैं, लेकिन इसके जैसा जो अरेंजमेंट जिसमें हम लोगों ने, जैसे किसी का मैसेज आ गया, मैं उसको पूरी तरह से, नंबर मेरे ज़्यादा वायरल थे व्हाट्सएप फेसबुक पे, मैं ही ज़्यादा उसको प्रचार प्रसार भी कर रहा था। तो मेरे पास जैसे रात को 10 बजे भी कॉल आ रहे हैं, 12 बजे भी कॉल आ रहे हैं, सब हम रेलवे स्टेशन पर आ पहुँचे हैं। मेरा यह था कि किसी भी व्यक्ति को ये असुविधा ना हो कि वो ये कहे कि राजस्थान में गए और वहाँ हमें इस तरह की समस्या आई, क्योंकि सर्दी का मौसम था। रेलवे स्टेशन जाना, उनको पिकअप करना, प्रॉपर जगह पर उनको पहुँचाना, उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं करना, और उसमें अमरूद महोत्सव से चाहे वो वैज्ञानिक हो, किसान हो, सबको समान ट्रीट करना। ऐसा नहीं है कि किसान है तो उसको उपेक्षित छोड़ दिया जाए, किसी को रेलवे स्टेशन पे सोना पड़े, ये अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है, तीनों दिन भीड़ कम नहीं थी। वही एक प्लानिंग का एक हिस्सा था कि साहब का भी था कि किस तरह से इसको अपन प्लान करेंगे। कलेक्टर साहब की मॉनिटरिंग थी, हमारे एग्रीकल्चर के जॉइंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, सब हमारा जो एग्रीकल्चर स्टाफ है वो सब एक प्लानिंग का हिस्सा था, कैसे अपन करेंगे। जब वहाँ पे ओम बिरला जी जब भाषण दे रहे थे तो पूरा ग्राउंड, मतलब उसमें जगह कम पड़ रही थी, और उस स्थिति को देख करके जब हमने कहा कि साहब ये मतलब उनको लगा कि लोग जितने पंडाल में थे उतने ही बाहर थे, ये स्थिति थी। तब साहब जब बोले कि ये राष्ट्रीय मेला है क्या, तब हमने कहा सर राष्ट्रीय नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल का मेला है, जिसको राष्ट्रीय लेवल और अंतर्राष्ट्रीय लेवल की पहचान देने का काम किया। आपने देखा होगा उसमें विदेश के भी बहुत सारे फार्मर्स जो उसमें इन्वॉल्व हुए थे, और शायद ऐसा मुझे लगता है कि इतने बड़े स्तर पे हमने देखा था, डॉक्टर साहब के साथ में उन्होंने डांस भी किया था। फिर मंत्री जी भी इतना खुश थे उसको देख करके कि निश्चित रूप से इतने किसानों को आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो मंत्री जी भी खुश थे, सारे लोग डांस भी कर रहे थे, नाच भी रहे थे, मनोरंजन भी भरपूर था। और नॉलेज की यदि हम बात करें तो एग्रीकल्चर के सेक्टर में अमरूद का शायद इस तरह की जो मेला शायद देश में कहीं भी नहीं हुआ, जिसमें दुनिया भर के आपके प्रोसेसिंग प्रोडक्ट, 30 से ज़्यादा अमरूद की वैरायटी वहाँ पे आई, अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से वहाँ पे फार्मर्स आए, नर्सरी वाले आए। आप तो एक ऐसे किसान को ले आए थे जिसने अमरूद का हलवा बनाया था और डॉक्टर साहब को खिलाया था, फिर उनको स्टॉल भी आपने दिलाई थी। उसमें क्या हुआ, मैं जैसे उसको फेसबुक वगैरह पे डाल रहा था तो मेरे को एक किसान के बारे में पता लगा, उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया था मैसेंजर पे कि भाई साहब मैं भी इसमें सम्मिलित हो सकता हूँ क्या। तो मैंने कहा भाई साहब आप करते क्या है कि मैं किसान हूँ, तो भाई साहब किसानों के लिए ये इसमें तो आपको आपको होना चाहिए। तो फिर उन्होंने, आप क्या करना चाह रहे हो, कि मैं अमरूद का हलवा बनाता हूँ। मैं अमरूद का हलवा बनाते हो आप। फिर उन्होंने एक लिस्ट बनाई कि सर मैं इसमें कैंडी भी बनाता हूँ, अमरूद का मैं आपको अचार भी बना दूंगा, अमरूद की आपको सॉस भी बना दूंगा, अमरूद का आपका केचप बना दूंगा, चटनी बना दूंगा। और उसके बाद उन्होंने 10-15 प्रोडक्ट की अपनी एक लिस्ट मुझे भेजी। तब फिर मैं यार आप इसमें वो रजिस्ट्रेशन करो। तो साहब मैं तो अनपढ़ आदमी, मुझे रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता, आप ये आपकी प्रोसेस आप जानो। मैंने उनको ऑफिस बुलाया, उनका रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उनको हमने निःशुल्क स्टॉल वहाँ पे उपलब्ध करवाई। और फिर क्योंकि उस दिन हमारी स्टॉल बुक हो चुकी थी, हमारे पास जगह नहीं थी, तो जगह नहीं थी। तो फिर अब ऐसा किसान जो लोकल सवाई माधोपुर का है, हम बात कर रहे हैं अमरूद महोत्सव में प्रोसेसिंग की, और हम हमारे जो लोकल किसान है उसी को जगह नहीं दे पा रहे। और इसी ने प्रोसेसिंग किया अमरूद का, हाँ, जिसने प्रोसेसिंग किया उसी को जगह नहीं दे पा रहे हैं।
तो फिर मैंने इसके लिए उनको कहा कि आप एक काम कीजिए, आप थोड़ा सा एक बार हलवा, क्योंकि ट्रस्ट भी एक चीज़ थी, कहीं मान लो अपन उसको वहाँ पे इंट्रोड्यूस भी करते हैं और वो क्वालिटी भी नहीं हो तो वो थोड़ा सा गलत मैसेज भी नहीं जाना चाहिए। नहीं जाए। तो मैंने उनको कहा, मैंने आप एक बार हलवा बना दीजिएगा थोड़ा सा, और जो आपका पेमेंट जो भी बनता है वो हम आपको कर देंगे। तो उन्होंने कुछ हलवा वगैरह बनाया। हलवा बनाया तो उस टाइम हम लोग माननीय मंत्री जी को इन्विटेशन देने आए, तो यहाँ फार्मर्स की मीटिंग चल रही थी। हमने टेस्ट करवाया और हमने भी टेस्ट किया, बाकी बहुत आउटस्टैंडिंग उसका टेस्ट था। जैसे ही आउटस्टैंडिंग था तो मैंने माननीय मंत्री जी से भी और माननीय कलेक्टर साहब से, दोनों से रिक्वेस्ट किया कि सर इनको अपन को जगह देनी है। तो साहब ने कहा कि यार ऐसे करो, स्टॉल लगभग अपनी कंप्लीट हो चुकी है तो इसको लेकिन जगह देना जरूरी है। तो हम लोगों ने उनके लिए स्पेशल स्टॉल उसमें और लगवाई और उनकी संख्या बढ़ा करके उनको जो प्लेटफॉर्म मिला। आज वो जो शंकर लाल जी और धर्मराज जी दोनों जो हलवाई का काम करते हैं, मजदूर आदमी हैं, आज वो कहते हैं कि सर हमने ज़िंदगी, मतलब उनके जो वर्ड्स आप देख लेंगे, चाहे वो फेसबुक पे चाहे कॉल पे, कि हमें ज़िंदगी में शायद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिन्होंने हमें इतना इस लेवल तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन वो वास्तविक में उनकी मेहनत है, नहीं वो हकदार थे उसके, वो मेहनत है, वो उनका एक बड़प्पन है कि वो उसका क्रेडिट देते हैं। बाकी अपना उसमें सिर्फ एक मेरा जो जिम्मेदारी बनती है कि उस जो व्यक्ति इतने वर्षों से काम किया होगा उन्होंने, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, और वो प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए अमृत महोत्सव करवाया गया था। और उस महोत्सव का उनको एक प्लेटफॉर्म मिला और आज उनके कॉन्टैक्ट नंबर, चाहे वो सीफेड के साइंटिस्ट हों, चाहे वो IIHR के साइंटिस्ट हों, चाहे वो आपके निफ्टेम के वैज्ञानिक हों, चाहे देश के और दूसरे संस्थानों के वैज्ञानिक, सब उनके कॉन्टैक्ट नंबर। नहीं हम ही मतलब हल्दर टाइम्स को कवर करके लाया था, उनके हलवे को, उसकी खबर भी चलाई थी। अच्छा, हम सोशल मीडिया की बात करें, आपने फायदे बताए, इसके नुकसान भी बहुत हैं। इसके नुकसान की यदि अपन बात करें तो इसमें क्या है, देखो जिस चीज़ का फायदा है उसका नुकसान भी है। नुकसान ये है कि आपको कोई भी व्यक्ति ट्रोल करके चला जाएगा, कुछ भी आप, जैसे मैंने कई बार डाला कि कल बरसात होने की प्रबल संभावनाएं हैं। अब वो बरसात आपकी मान लो हनुमानगढ़ में हो गई, करौली में नहीं हुई, तो वहाँ कोई आएगा ये वैज्ञानिक हो गया फेल, इन्होंने किया यहाँ पे घोषणा, नहीं हुई ना बरसात, तो वो क्या ट्रोलर्स वहाँ पे आ जाते हैं और वो आपकी कमियों को ढूंढते हैं। कुछ लोग ठीक वैसे ही होते हैं, जैसे आप मक्खी का यदि अपन देखें तो एक अच्छी स्वच्छ जगह को छोड़ करके वो कीचड़ पे जाके आपके जो दाग धब्बे हैं फुंसी उस पे जाके बैठेगी। तो वहाँ कुछ ट्रोलर्स ऐसे हैं जो आपको नेगेटिव चीज पे जाएंगे, तो उसको आपको वो उनका पॉजिटिव नहीं देखते, पॉजिटिव देखते नहीं है कि यार कितनी, मान लो इस व्यक्ति ने कोई चीज डाली है, 1000 चीजों में से यदि एक चीज कोई फेल भी होगी, क्योंकि प्रिडिक्शंस है, साइंस है, और साइंस में फेल और ये होना एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है, तो उसको लेकर के एक तो विचलित नहीं होना है। क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ आपको, मुझे कितनी बार ट्रोल किया गया, कितनी बार मेरे ऊपर ऊट पटांग आरोप प्रत्यारोप लगे। कई बार ऐसा हुआ कि मैंने डिसाइड कर लिया मैं इसको बंद कर दूंगा, क्योंकि मुझे कोई आर्थिक लाभ नहीं हो रहा था। मैं अपनी फैमिली का टाइम भी सोशल मीडिया को दे रहा था, घर वाले बैठे हुए हैं, मैं मोबाइल पे लगा हुआ हूँ, किसी को रिप्लाई कर रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही थी। लेकिन जब जब मैं डिमोरलाइज हुआ या मेरे को लगा कि मैं बंद कर देता हूँ, तब तब मुझे कोई ना कोई सपोर्ट करने वाला मेरे पीछे कंधे पे किसी ना किसी का हाथ मुझे रखा हुआ मिला। 2020 में एक बार ऐसा हुआ कि मैंने सोच लिया कि मैं इसको बंद कर दूंगा, बहुत हो गया, अब मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना सब कुछ करते हुए भी लोग आपको ट्रोल किए जा रहे हैं, तो मेरे को ठीक सा नहीं लग रहा था। उस टाइम कानाराम सर कमिश्नर जब एग्रीकल्चर थे, तो उनका मुझे जिस तरह से मोटिवेशन मिला, तो मुझे लगा कि हाँ अपन जब ये सपोर्ट है तो मैं करने लगा। एक दिन वहाँ टिड्डी आई हुई थी, 2020 की बात है, और मेरा उसी टाइम AAO में सिलेक्शन हुआ सहायक कृषि अधिकारी के पद पर। मैं भरतपुर में था, कोरोना चल रहा था, तो मैं क्या है एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर लिया था। मेरे इनमें बड़ा इंटरेस्ट रहता था कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, तीनों के जो बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट हैं उनको अपन कनेक्ट करके उनको सूचना दें कि अब टिड्डी का मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है, अब यहाँ पे चल रहा है, अब इस तरह की स्थिति है। राजस्थान में इधर पाकिस्तान से टिड्डियों का प्रवेश हो रहा था, तो वहाँ के लोगों को हमने कनेक्ट कर लिया। अब मैं वो सारी चीज़ें व्हाट्सएप पे अपडेट कर रहा था। तो व्हाट्सएप पे अपडेट कर रहा था, मैं भरतपुर बैठा हुआ था उस दिन, मतलब अपनी ड्यूटी पे गया हुआ था, मुझे भरतपुर रोज बुलाया जा रहा था। तो वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर SK सिंह जी से एडिशनल डायरेक्टर श्री देशराज सिंह जी ने पूछा कि यार आज की टिड्डियों की अभी वर्तमान में क्या स्थिति है। तो डिप्टी डायरेक्टर साहब ने कहा कि सर आपने मैं आपको एक व्यक्ति बता रहा हूँ और वो ऊपर बैठा है, पिंटू को बुला लीजिए, 2 मिनट में आपको बता देंगे टिड्डी की क्या लोकेशन है। जैसे ही मुझे बुलाया गया कि यार पिंटू बता टिड्डी की क्या लोकेशन है, तो मेरे पास में मैंने डाला व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कि वर्तमान में टिड्डी की क्या लोकेशन है। तो उस दिन टिड्डी 3-4 जगह राजस्थान में मूव कर रही थी, और कि ये इस गाँव में इस जगह पर यहाँ पर अभी उड़ती हुई नजर आ रही हैं, वो सारी अपडेट फिर उन्होंने क्रॉस वेरीफाई किया
कि क्या वास्तव में सच है उस संबंधित ऑफिसर से। तो उन्होंने कहा सर बिल्कुल सच है। तब उन्होंने मुझे कहा कि यार क्या आपने इनके अंदर कोई लोकेशन ट्रैकर लगा रखा है, क्या आपको कैसे पता है? तो मैं सर ये सोशल मीडिया की वजह से है। तब उन्होंने कहा कि यार सोशल मीडिया बहुत नेगेटिव है, लेकिन आप जैसे लोग जो पॉजिटिव चीज़ों में यूज कर रहे हैं, आपको निश्चित रूप से इसको यूज करना चाहिए। सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि कई बार किसानों के यहाँ कई बार क्राइसिस आ जाता है, जैसे अभी यूरिया की समस्या थी, तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी उनको मोटिवेट कर सकते हैं। बिल्कुल, मेरे पास ऐसे इस बार अपन देख रहे हैं, इसी बार नहीं, पिछले 2-3 साल पहले भी ये दिक्कतें रही, और इस बार पिछले 2 सालों से अच्छी बरसात हो रही है, तो यूरिया की हल्की फुल्की क्राइसिस जहाँ जहाँ थी, तो उसमें मेरे पास बहुत सारे इस टाइप की चीज़ें आने लगी कि सर यूरिया पे यहाँ पे ये दिक्कतें चल रही है, यूरिया में ऐसा चल रहा है। मैं सरमथुरा में जब था तब की एक बड़ी घटना मेरे सामने हुई। एक प्राइवेट व्यक्ति जिसके पास खाद बीज का लाइसेंस भी नहीं है, वो वहाँ पे एक बरौली गांव की बात थी, तो वहाँ पे एक किसान कोई व्यक्ति इस टाइप की जो परचूने की दुकान पे बेचता हुआ मिला। तो मैंने उसको, मुझे किसी ने बताया कि साहब इसके पास यहाँ पे यूरिया है। मैंने भी यार यूरिया प्राइवेट डीलर के पास तो हो सकता है, लेकिन प्राइवेट व्यक्ति के पास कहाँ से है? जिसके पास लाइसेंस भी नहीं है, ये यूरिया कैसे लेकर के आ सकता है? जैसे ही हम लोगों को मैंने क्या किया, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज मिला। मैंने उस गांव के, क्योंकि मेरे सोशल मीडिया की वजह से प्रत्येक गांव में बहुत सारे लोग अच्छे कनेक्शन में हैं, अच्छे दोस्त हैं, उन लोगों को मैंने कहा, मैंने यार आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये पता करना है कि इसके पास कहाँ कहाँ पे है, कितना है, क्या हिसाब से बेचता है। तो उन्होंने बोला कि साहब ये तो सालों से चल रहा है, और ये ऐसा व्यक्ति है जो मतलब इसके पास कभी ख़त्म ही नहीं होता है। मैंने यार लाता कहाँ से? कि सर ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से, क्योंकि धौलपुर बॉर्डर टच है, उधर से ले लेता है, ब्लैक में लेता है, ब्लैक में बेचता है। तो हमें अब इसके पास मिल जाएगा कि सर 100% मिलेगा। कितना क्वांटिटी मिल सकता है? कि सर ज़्यादा नहीं लाता है, ये 150 पिकअप लेकर के आता है। तो मैं कहाँ मिलेगा? अब वो ऐसी जगह रखता था जहाँ लोग या तो घर के अंदर, और जब घर में जाते थे तो वो कहता था साहब ये तो मेरे खेतों पे अपनी खुद की ज़रूरत के लिए है। तो मैंने एक बोगस ग्राहक बना करके वहाँ भेजा, मैं आप इसको ऐसे करना कि आप जा करके जो भी पेमेंट वो लेते हैं आप दे दीजिएगा, और उससे आप यूरिया लीजिएगा, हम लोग वहाँ पहुँचने के लिए तैयार हैं। मैं तुरंत वहाँ पे पहुँचा तो फिर मैंने उसको बहुत ही, मतलब वो काफ़ी वीडियो वायरल हुआ, मैं उसको बिल्कुल एकदम सख्त लहजे में कि ये जो उसने कहा कि साहब मेरे खुद के घर के लिए है, और ये मैंने इस व्यक्ति को पहली बार दे रहा हूँ। मैं उसको साफ स्पष्ट शब्दों में कह के आया था कि ये फर्स्ट चांस है, आपके घर का है, आप यूज ले लीजिए, और घर का है तो इसको सेल नहीं कीजिएगा, अदरवाइज मुझे ऐसा तरीका ना अपनाना पड़े जिसकी वजह से आपको समस्याएं पैदा हो जाएं, और मैं FIR करवाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। अब जब उसने देखा कि यार ये व्यक्ति कोई अलग टाइप का है, या मतलब मुझे उस टाइम भी कुछ ऑफर्स उन्होंने जो किए, लेकिन उनको वो सारी चीज़ें जब उनके समझ में आई कि नहीं ये अलग चीज़ है, उसके बाद में जब तक हम लोग वहाँ पे रहे उस व्यक्ति ने कभी इस टाइप की चीज़ें नहीं की, और उसी दौरान एक व्यक्ति के ऊपर FIR भी दर्ज हुई थी। नहीं, तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से जो कालाबाजारी है इस तरह की, चाहे वो यूरिया हो या दूसरे प्रोडक्ट है, तो उस पर रोक लग सकती नहीं बिल्कुल। अब जैसे मेरे पास मैं बता रहा हूँ, आप लोग मेरे पेज पे भी कई बार देखते हैं कि जैसे लोग डालते हैं कि सर इस दुकान पे इतने रुपए में यूरिया यहाँ पे बटा है। मेरे जहाँ तक मतलब मेरे जो लाइजनिंग है, या जैसे अभी अलवर में एक घटना मेरे सामने, करौली की भी आती है, सब जगह की आती है, लगभग सब जगह छोटा मोटा लोग करते भी हैं, और जो करते हैं उन पर एक्शन, माननीय कृषि मंत्री जी ने सख्त एक्शन इस बार लिए हैं। लगभग 112 FIR दर्ज हुई हैं, काफ़ी सारे सैम्पलिंग ऐसे हुए हैं। तो मेरा क्या है कि जैसे ही मुझे मिला, मैं पहले तो एक बार उस डीलर से बात करने का प्रयास करता हूँ। यदि वो लगता है कि ये नहीं मान रहा है मेरी बात, और जो बहुत, क्योंकि वो मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आते तो वो नहीं भी मानेंगे आपकी बात, सीधी सी बात, उनको लगता है कि यार ये व्यक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो मैं संबंधित ऑफिसर से भी एक बार कहता हूँ सर आप इस बार देख लीजिए, इस तरह की चीज़ें इस जगह से आ रही हैं। और वहाँ पे काफ़ी हद तक लोगों के जो कमेंट्स आते हैं उसके बाद फीडबैक में सारा पता लग जाता है, तो वो लोग कहते हैं कि सर आपके कॉल करने के या अधिकारियों के कृषि विभाग की एक्टिवनेस के चलते ये समस्या यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है, और हमें किसी प्रकार की जो यूरिया है या दूसरी जो चीज़ें हैं वो सही रेटों पे मिली है। नहीं, सोशल मीडिया का जैसे आपका चल रहा है, अच्छा चल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया में अभी हम देख रहे हैं कि आप तो यहाँ सम्मानित भी हो गए राज्यपाल के हाथों, लेकिन कृषि विभाग में या मंत्री जी के यहाँ किसानों के लिए सोशल मीडिया की विंग अलग से क्यों नहीं बनी अभी तक? अभी इस पे देखो, पिछले बार भी हमारा एक डिस्कशन हुआ था, और इसमें यह था कि सोशल मीडिया के लिए कुछ लोगों को फील्ड से डेप्यूट कर लिया जाए यहाँ पे, और सोशल मीडिया की एक विंग होनी चाहिए।
ये वाकई बहुत ज़रूरी चीज़ भी है, क्योंकि आज सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हम लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे काम चल रहा है, फेसबुक पेज भी बना हुआ है, लेकिन जिस तरीके से हम लोग एक नया और अपडेट अपना ला सकते हैं, तो उसके लिए कुछ लोगों को डेप्यूट करने का, जब हमारे वैभव गहलोत सर यहाँ पे ACS एग्रीकल्चर थे, तब ये डिस्कशन चला, माननीय मंत्री जी के स्तर पर भी ये रहा, और अभी इन्फॉर्मेशन जो शाखा है उसमें ये चर्चाएं हैं कि जल्दी ही शायद इस पर एक राजस्थान में भी एक सोशल मीडिया टीम बने, जो फेसबुक अपना पेज है, व्हाट्सएप है, ट्विटर वगैरह हैं, उन पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट की चीज़ें उनको हम लोग किसानों तक पहुंचाने का काम करें। लेकिन अभी यदि इसकी अपन बात करें तो आज राजस्थान कृषि विभाग के जो कर्मचारी हैं, जैसे चाहे मैं हूँ, मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो व्हाट्सएप चैनल्स के माध्यम से उन्होंने अपने चैनल्स क्रिएट किए हैं, उस चैनल्स के माध्यम से किसानों को इन्फॉर्मेशन से, जो इन्फॉर्मेशन शाखा से आती है, उसको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो अभी ये जो काम एक तरह से देखा जाए तो जो एक्सटेंशन के सुपरवाइजर हैं उनके माध्यम से किया जा रहा है, लेकिन एक पूरी बीइंग इस पर बन जाए, पूरा एक अलग से सेटअप यदि इसका हो जाए तो ये और बहुत रेवोल्यूशनरी तरीके से किया जा सकता है। किसान कॉल सेंटर का काम आप सब कर रहे हैं अभी? हाँ, ये अपन कह सकते हैं कि हम लोग बिल्कुल जो किसान कॉल सेंटर के तर्ज पे ही हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे पास जैसे 24 आवर्स ही लोग अवेलेबल हैं लोगों के लिए, जो हम कई बार, जैसे मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में कहीं हूँ, उस पर भी व्हाट्सएप पे कोई मैसेज देख लिया और उसको मैं तुरंत प्रयास करता हूँ कि नीचे फ़ोन किया और उसको रिप्लाई कर दूँ, किसी अधिकारी की नज़र भी नहीं पड़ेगी ये क्या मोबाइल चला रहा है। तो ऐसे, क्योंकि वो इसलिए मुझे करना पड़ता है, मेरे पास दिन भर हज़ारों मैसेज होते हैं, यदि एक बार किसी मैसेज को सीन कर लिया और उसको रिप्लाई नहीं किया तो वो नीचे दब जाएगा, और जब नीचे दब जाएगा तब वही किसान आपको कहेगा यार आप बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन मैंने आपसे कुछ पूछा था उसका जवाब आपने आज तक नहीं दिया। अब उसको थोड़ी पता है कि इनके पास हजारों मैसेज, उसमें मेरा मैसेज नीचे चला गया, वो नहीं रिप्लाई कर पाया। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा प्रयास रहता है जिस मैसेज को रीड किया उसको तुरंत रिप्लाई करने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि उस आदमी को चीज़ें पहुँच जाए। फिर भी 100% डिससेटिस्फैक्शन की बात करें तो वो अभी नहीं हो पाता है। कई बार बहुत सारे किसानों की चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। अब जैसे अपन यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ कॉल आ गए होंगे, कुछ कॉल उसमें छूट जाएंगे, मैं कॉल बैक करूंगा लेकिन कुछ छूट जाएंगे, तब उनको लगता है कि यार ये सब कुछ जगह हैं, लेकिन और वो सोशल मीडिया पे लिखते भी हैं कि आप कहते तो हैं लेकिन आपका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला, तब मैं उनको कोई जवाब नहीं देता। फिर आपकी नौकरी और कृषि विभाग, इसके बीच में आपका घर परिवार भी है, कैसे सामंजस्य बिठाते? इस चीज़ का देखो, घर परिवार में शुरू से ही मेरे एक चीज़ें रही हैं, घर वालों को वास्तव में बहुत सारा सेक्रीफिकेशंस करना पड़ता है। अपने मैं यदि पिताजी से या फ्रेंड से, फैमिली से या दोस्तों से भी बात करता हूँ तो बहुत लिमिटेड सी बात होती है, 1 मिनट 2 मिनट में बात अपनी जो की वो कर दी। कई बार बैठे हैं तब भी लोगों के कॉल आ गए। अब यदि उस दौरान आपके कॉल आ रहे हैं, आप कॉल को रिसीव नहीं करेंगे तो उनको लगेगा कि ये फालतू की काम कर रहे हैं, कॉल रिसीव करोगे तो उनको लगेगा कि यार इसके पास तो टाइम ही नहीं है। तो बहुत सारे जो रिलेशंस, फैमिलियर रिलेशंस हैं, वो भी कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करते हैं। अब आज का ही सुबह का मैं आपको एकदम सच्ची घटना है, आज सुबह की बात थी, मैं वाइफ को ड्रॉप करने के लिए स्टेशन वहाँ आया हुआ था बस स्टैंड, और आपका उस टाइम कॉल आ रहा था, मैं आपसे बात कर रहा था, तो वो पीछे से कह रही थी कि इतना इंपॉर्टेंट कॉल है कि अब मेरे को यहाँ ड्रॉप करना है और उसके बावजूद भी आप मतलब किसी से फ़ोन पे लगे हुए हो। मैं सच कह रहा हूँ, मैं कॉल इधर से आपका कॉल डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता, उधर वाइफ को करना है। तो वो बैठ के जब चली गई तब लगभग 2.5-3 घंटे तक कॉल रिसीव नहीं हुआ। तब मैंने उनको कॉल किया, तब मुझे कहा कि आपके पास इतना तक टाइम नहीं था कि आप मेरे को ड्रॉप कर सकें। ये तो बस स्टैंड की बात थी, कभी घर में भी ऐसा हुआ खाना नहीं मिला हो? नहीं, ऐसा तो खाना वाना तो क्या, वो बहुत मतलब आजकल सब घर वालों को ये लग गया है, सबको ये पता लग गया है कि ये इस चीज़ में इतना इन्वॉल्व है कि ये। और फिर दूसरा, धीरे धीरे जब पहले मैंने शुरुआत की तब लगता था कि पता नहीं क्या उल्टे सुलटे काम करता रहता, लेकिन जिस तरह से जो रिकॉग्निशंस मिलने लगे, मान सम्मान बढ़ने लगा, लोगों में कनेक्टिविटी, और जो लोगों के फीडबैक फैमिली तक भी पहुंचते हैं। जैसे पिताजी हैं, कहीं भी जाते हैं तो कई बार बात होती है कि साहब एक दिन किसी दुकान पे कहीं गए थे या किसी किसान के पास जाते हैं कि साहब कौन से गांव के हो, कि पहाड़ी है, कि साहब पहाड़ी में वो एग्रीकल्चर पे काम करता है, वो पिंटू एक लड़का है साहब, उसको जानते हो क्या? तब फिर वो कि जब उनको लगता है कि यार ये कुछ कर रहा है। और आप एक वो चश्मे के शोरूम में गए थे तो वो सेल्समैन बोले ये तो वो है ना जो मतलब किसानों को जानकारी देते हैं। फिर तो वो क्या है, एक इस तरह की जो इमेज धीरे धीरे घर वालों को लगने लगा है कि अब हाँ ये सही कुछ लाइन पे जा रहा है, सही कर रहा है। तो अब वो क्या है, जो पहले जो विरोध था
वो विरोध थोड़ा सा कम हो गया है। मतलब सोशल मीडिया के साथ साथ में लाइफ भी सोशल हो गई है। सोशल, हाँ, वो बिल्कुल लाइफ भी काफ़ी हद तक सोशल है। बहुत सारी चीज़ें फैमिली में लोग मिलने भी, जब आपको जैसे बहुत सारे लोग जानते हैं तो वो मिलने भी आएंगे, उनको भी आपको टाइम देना है। दूसरा, आपका डिपार्टमेंट का भी काम आपको करना है। तीसरा, आपको फेसबुक व्हाट्सएप पे आपको कनेक्ट करना है, लोगों को रिप्लाईज देना है। तो लाइफ एकदम ऐसे व्यस्तताएँ बड़ी हैं। अब जो किसान के बेटे हैं और जो खेती करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं और सोशल मीडिया भी चलाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आजकल सोशल मीडिया पे आप जो देखना चाहो, क्योंकि एआई का ज़माना है, जिस चीज़ को आपने थोड़ी सी देर देख लिया ना, सारे के सारे वही चीज़ें आपको सामने नजर आएंगी। तो अक्सर हमारे जो साथी हैं, जो यूथ है, वो जैसे किसी रील को आप देख रहे हो, ये नाचने गाने वाले हैं, चाहे दूसरी चीज़ें आपकी हैं, उनको यदि आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार सोशल मीडिया पर तो सिर्फ यही है, एग्रीकल्चर का तो कुछ है ही नहीं है। आप कुछ एग्रीकल्चर की चीज़ों को आप एक बार देखने लग जाओगे, आपको एग्रीकल्चर के अलावा दूसरी चीज़ें नज़र आएंगी ही नहीं। अभी मैं एक दिन दिल्ली से आ रहा था, दिल्ली नहीं, हाँ, दिल्ली से ही आ रहा था, उस दिन की बात थी। तो मैंने देखा मेरी सीट पे एक व्यक्ति मेरे जस्ट पैरों की तरफ आकर के बैठा, और वो बैठ करके काफ़ी देर तक वो बेचारा बैठा रहा। तो मैं जैसे ही उसको लोग बहुत जानते थे। अब मेरी वो जिस बर्थ में मैं बैठा था, लोग रेगुलरली उनके पास आकर के कह रहे थे, आप राजू कलाकार हैं, आप राजू कलाकार हैं। लोग, सारे लोग उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं, और वो बेचारा मेरे पैरों की तरफ बैठा हुआ था। मेरी राजू कलाकार, सब लोग सेल्फी ले रहे हैं, मेरे ये बंदा है कौन? मैं खड़ा हुआ तो मैंने उनको पूछा, मैंने, भाई साहब आप कौन हैं? कि साहब मैं राजू कलाकार हूँ। मैंने, आप क्या करते हैं? कि सर मैं पहले तो ढोल बजाता था, लेकिन आजकल सर मैं ट्रेंडिंग में बहुत ज़्यादा वायरल हूँ। मैं, कैसे वायरल हैं? अब उसको बेचारे को ज़्यादा फिर थोड़ा सा ऐसा लगने लगा कि यार ये कौन मूर्ख व्यक्ति है कि ये मेरे को नहीं जानता। मैंने तुरंत उसको गूगल किया तो वो सोनू निगम के साथ उन्होंने गाने गाए हैं, उन्होंने दुनिया भर के और भी जो मूवीज़ पे जो सिंगर्स हैं उनके साथ काम किया, दुबई गए। तो फिर मैंने पूछा, मैंने, भाई साहब आप तो बड़े तगड़े वायरल है, मैंने आपको कैसे, आपको ये पता, क्या आपने ऐसा किया? तो उनका एक गाना बड़ा वायरल हुआ था, तूने दिल पे चलाई छुरियाँ। तो फिर मैंने उनको पूछा, मैंने, भाई साहब, फिर वो मेरे को लगा कि मैंने ये क्यों नहीं देखा है। अब वही चीज़ मैंने क्या किया, उसी टाइम वाइफ का कॉल मेरे पास आया, तो मैंने कहा, मेरे साथ राजू कलाकार बैठे हुए, और इतने बड़े पर्सन है ये। तो मैंने, कैसे बड़े पर्सन है भाई? कि इनके तो हम लोगों ने, आप नहीं जानते इनको, ये तो बहुत पॉपुलर है, वायरल है। तो मैंने उनको पूछा, मैंने, भाई साहब कैसे वायरल, सारी हिस्ट्री देखी। तब ये जो बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने वो राजू कलाकार के वीडियो इसलिए नहीं आए क्योंकि मैं सिर्फ एग्रीकल्चर देखता हूँ फेसबुक पे। चाहे मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ, चाहे यूट्यूब चलाता हूँ, चाहे फेसबुक चलाता हूँ, मैं सिर्फ एग्रीकल्चर की चीज़ें देखता हूँ। मैं गाने, वीडियो, इधर उधर के सास बहू के जो नाटक वहाँ पे चलते हैं, उनको मैं बिल्कुल भी नहीं देखता। अब उनको नहीं देखता तो वो चीज़ मेरे सामने आती ही नहीं है। अब वो जब मेरे सामने नहीं आती तो मुझे नहीं पता राजू कलाकार कौन है, क्या करते हैं, होंगे भाई कोई होंगे। तो सोशल मीडिया पे एग्रीकल्चर के हिसाब से, पशुपालन के हिसाब से, मत्स्य पालन, ये जो भी हैं, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो उसमें क्या रेवोल्यूशन आने वाले समय में हो सकता है? देखो, सोशल मीडिया के माध्यम से यदि अपन बात करें तो आज आप सोशल मीडिया पे देश के टॉप से टॉप चीज़ें आप उपलब्ध वहाँ पे हैं। इंस्टीट्यूट्स आपकी सारी जानकारी सोशल मीडिया पे दे रहे हैं। एग्रीकल्चर के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया, डिजिटल हो चुका है, वो सारी जानकारी सोशल मीडिया पे दे रखा है। प्रत्येक फार्मर जो उसके खेत में कुछ काम कर रहे हैं वो यूट्यूब और फेसबुक पे उसको अपडेट कर रहे हैं। तो आपको पूरी सोशल मीडिया के माध्यम से आप एक तरह से पूरा नॉलेज आप वहाँ से ले सकते हैं और उन लोगों से कनेक्ट करके आप उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पे जा सकते हैं, उनके संस्थान में जा सकते हैं, आप उनके खेत पे जा सकते हैं। तो ये जो चीज़ें रेवोल्यूशनरी देखने को मिल रही है, ये बहुत बड़ा चेंज है। जैसे आज आप हल्दर टाइम्स की अपन बात करें, पिछले दशकों से आप लोग स्टोरीज कवर करते आ रहे हैं और पर सोमवार को आपका जो हल्दर टाइम्स पेपर आता है उसमें 3 किसानों की सक्सेस स्टोरीज आपकी होती है। पहली बार जब मैंने हल्दर टाइम्स न्यूज़पेपर पढ़ा, मैं पेपर शुरू में पढ़ता था लेकिन धीरे धीरे मैं पेपर पढ़ना बिल्कुल बंद कर दिया। मेरे हाथ एक दिन जब हल्दर टाइम्स लगा, उसमें आपका कॉन्टैक्ट नंबर था, जो फर्स्ट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने उसको देखा तो उसमें एग्रीकल्चर की पूरी सिनेरियो था, रोग बीमारियों की समस्या क्या है, समाधान क्या है, किसानों को किस तरह से खेतीबाड़ी करनी है, कौन सी उन्नत किस्में हैं, क्या उसके लिए आपको काम करना है, वो पूरा की पूरा मुझे एक प्रैक्टिस एंड पैकेजेज समसामयिकी और डिटेल दोनों मिले। उसके बाद किसान की सक्सेस स्टोरीज उसमें देखने को मिली। मैंने आपको कॉल किया था उस टाइम की, मुझे याद है, और आपसे कहा कि भाई साहब एक्चुअल जो मुझे पढ़ना चाहिए, जो मेरे काम की चीज़ है, वो ये एग्रीकल्चर की चीज़ें हैं। अब यदि मैं बात करूं कि विश्व की इकोनॉमी कैसी चल रही है, भाई मैं एज ए फार्मर या एज ए एग्रीकल्चरिस्ट
यदि मैं बात करूं तो मेरे को इकोनॉमिक को देखने का काम इकोनॉमिस्ट का है, लेकिन मेरा जो काम है बेसिकली एग्रीकल्चर को देखना। एग्रीकल्चर को मुझे देखने के लिए एग्रीकल्चर के न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ेंगे, एग्रीकल्चर के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है उनको देखना पड़ेगा। अब मेरे को काम करना है खेती बाड़ी का। मैं देख रहा हूं कि आज यार रवीना टंडन ने कौन सा वीडियो डाला है, अमिताभ बच्चन ने क्या कहा है, उनकी ट्रेंडिंग क्या चल रही है, तो वो आपका सब्जेक्ट नहीं है। आप उसको ये तो सम्मान हो गया, राज्यपाल से मिल गया, सभी जगह से अवार्ड सम्मान, किसानों से सब जगह। लेकिन अपन एक चीज़ और देखते हैं, सम्मान के साथ में कहीं कहीं मतलब कि कुछ लोग निंदा भी करते हैं, कुछ अधिकारी नाराज भी होते हैं। ऐसे भी आपके सर्विस में कुछ घटनाक्रम रहे? बिल्कुल निश्चित रूप से होते हैं। ये जब शुरुआती फेज था तो खूब ऑफिसर्स को भी और मेरी कई सारी कंप्लेंट्स हुई हैं, बहुत सारी शिकायतें हैं, आरटीआई मेरे खिलाफ लगाई गई कि ये फेसबुक पे है तो ये डिपार्टमेंट में कब जाता है, कब काम करता है, वहाँ पे जा करके खूब परेशान किया। और एक बार मुझे सस्पेंशन भी झेलना पड़ा था। सस्पेंशन मेरा रहा 2020 में, जब मैं सुपरवाइजर से AAO में सेलेक्ट हुआ, उससे 15 दिन पहले की ये घटना थी, मुझे सस्पेंड किया। कोरोना का टाइम था, तो जब कलेक्टर साहब को कहीं से कहीं मिसगाइड किया कि ये इस टाइप की चीज़ें हुई है और उन्होंने उस आधार पे मुझे सस्पेंड किया। लेकिन जब मैंने उनको फैक्चुअल चीज़ें सामने रखी, क्योंकि मुझे क्रॉप कटिंग का एक लगाया गया कि आपने क्रॉप कटिंग फसल कटाई प्रयोग हैं वो आपने कंप्लीट नहीं किए हैं, और जिस दिन मैंने कंप्लीट किए उसके दूसरे दिन जो स्टेट की रिपोर्ट गई उसमें मात्र 5% या 7% लोगों ने कंप्लीट किए थे, जिसमें करौली जिले के सिर्फ 3% लोग जैसे ऐसे थे जिन्होंने फसल कटाई प्रयोग संपादित किए, और उन 3% में मेरा नाम था। और उसके बाद भी नोटिस मिल और सस्पेंशन किया। मैंने ये चीज़ें कलेक्टर साहब के सामने रखी कि सर जब 3% लोगों में मैं था तो 97% लोगों को सस्पेंड करना था, मुझे सस्पेंशन की वजह क्या रही? तो साहब ने मुस्कुराते हुए बोला कि कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो जीवन में सिखाने के लिए होती है। हो सकता है आपके साथ ये चीज़ें हुई हैं तो ये कुछ ना कुछ आपके काम से कईयों को अपच हो जाती है, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा टाइम पे आप काम कर रहे हो। और उसमें फिर चीज़ें घटनाक्रम हुआ, ये चीज़ें सोशल मीडिया पे वायरल हुई कि पिंटू पहाड़ी को सस्पेंड कर दिया गया है। और आपको ट्रस्ट नहीं होगा, जब मैं सोशल मीडिया पे लोगों के बीच में ये चीज़ें जब पहुंची, इतने सारे कॉल कलेक्टर साहब के पास, दुनिया भर के मेल और मैसेज कलेक्टर साहब के पास, और एक कोरोना काल में भी ऐसा माहौल बन चुका था कि जैसे बहुत बड़ी कोई मिस्टेक हुई है, और कलेक्टर साहब के पास लगभग बता रहे थे, मुझे पता नहीं, साहब ही कुछ बता रहे थे कि तेरे चक्कर में इतने मेल आ चुके हैं कि मेरी 2-3 रिम कागजों की खत्म हो चुकी हैं, तू करता क्या है। उस टाइम उनको पता लगा। नहीं, जनता को कैसे, मतलब किसानों को कैसे रोकोगे? जहाँ अच्छा काम हो रहा है वो तो आपके सपोर्ट में खड़े होंगे। बहुत लोगों ने मेल किया। अच्छा, यहाँ पे सोशल मीडिया की विंग बन जाती है, मंत्री जी बना देते हैं, कृषि विभाग में बन जाती है, मंत्री जी अपने अंडर में ही बना लेते हैं, तो उसमें कितना काम हो सकता है? देखो, सोशल मीडिया के क्षेत्र में आज यदि अपन बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी सरकार की योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सबसे सशक्त और सबसे सस्ता माध्यम यदि कोई है तो वो सोशल मीडिया है। आप देखिए, हम मेले लगाते हैं, हम लोग मीटिंग्स करते हैं, प्रत्येक मीटिंग पे बजट हम लोग इतना खर्च कर रहे हैं, हम लोग प्रचार प्रसार में इतना बजट खर्च कर रहे हैं, और उस बजट के बाद में 100% अपन ये नहीं कह सकते कि इतने लोगों को आप लाभान्वित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यदि मैं बात करूं, एक दिन जब मैं उत्तर प्रदेश गया था, और ये बात है पिछले 2024 की, तो 24 में जब मैंने देखा, क्योंकि उसके बाद फेसबुक ने डाटा वो मुझे मिल नहीं रहा है, तो उस टाइम में लगभग 55 करोड़ लोगों तक एग्रीकल्चर की चीज़ों के माध्यम से पहुंच चुका था। 55 करोड़ का मतलब सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि देश की आधी आबादी तक, 40% तक लगभग आप लोग 2024 में पहुंच चुके थे, और आज उससे ज़्यादा 2 साल और हो गए। तो मुझे लगता है कि अब वो आंकड़ा यदि कहीं फेसबुक पे मिलेगा तो शायद उसकी स्लाइड मेरे पास है, उसको मैंने बिल्कुल प्रेजेंट किया था वहाँ पे। तो 55 करोड़ लोगों को आप पहुँच चुके हैं। और हम लोग जो हमारे बजट पे यदि बात करें, जैसे ट्रेनिंग का बजट आया 15,000 रुपये में, आप लोग 100 लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, 100 में 15,000 रुपये यदि हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, बल्कि अर्निंग और होगी, आपको डिपार्टमेंट को अर्निंग भी होती है, जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको भी अर्निंग होगी, और उस चीज़ को आप लाखों लोगों तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी कदम हो सकता है। इससे क्या होगा, इससे प्रदेश की इमेज देश में बनेगी कि यार राजस्थान में ये काम हो रहे हैं, राजस्थान ऐसा कर रहा है, और जो नेशनल लेवल की जो इमेज है वो अदर कंट्रीज में बनेगी कि इंडिया का कोई प्रदेश है और या भारत देश में इस तरह के रेवोल्यूशनरी काम हो रहे हैं, प्राकृतिक खेती पे काम हो रहा है, जैविक पे काम हो रहा है, परंपरागत कृषि विकास योजना में काम हो रहा है, और जो पूरा देश केमिकल से त्रस्त है वहाँ इंडिया आज ऑर्गेनिक फूड की बात कर रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें ऑल ओवर इंडिया में इंडिया के बाहर जब जाएंगी तो हमारा जो मार्केट है
वो सॉलिड होगा। अदर कंट्रीज में हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी और हमारे ऊपर जो ठप्पा लग चुका है कि इंडिया सबसे ज़्यादा केमिकल कंजप्शन कर रहा है और हमारे जो एक्सपोर्ट काफ़ी सारे प्रोडक्ट हमारे जो जैसे पिछले कुछ साल बातें आम में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, वहाँ केमिकल की वजह से वो फेल हुआ था। तो वो जो थिंकिंग है लोगों की, वो चीज़ें चेंज हो पाएंगी और हम एक अच्छा मार्केट वहाँ से डेवलप कर पाएंगे। यदि मैं बात करूँ जैसे हमारे एक धौलपुर में ही बात कर रहा हूँ मैं, सरमथुरा की। सरमथुरा में एक खोखला गांव है, खोखला गांव आंगई डैम के बिल्कुल किनारे पे है। तो वहाँ एक किसान है गया प्रसाद जी। गया प्रसाद जी के वहाँ के बारे में मैं एक दिन उसमें बोटिंग करने के लिए, मेरा घूमने फिरने का शौक था और धौलपुर में मैं अकेला रहता था, तो मैं गांव में चला जाता था। जगह जगह जा करके मुझे किसानों से मिलना, उनसे बातें करना अच्छा लगा। मुझे किसी ने बताया कि यार एक किसान है जिसने मटकी में छाछ रखी हुई है और वो छाछ का कहता है कि छाछ से मैं कीड़े मार देता हूँ। अब वो लोग उसको मजाक लेते थे कि ये कोई बेवकूफ़ आदमी है। उस आदमी के आज तक 2026 जब हम बिल्कुल आधुनिक मॉडर्न हो गए हैं, तब भी उनके खेत में आज तक ट्रैक्टर का यूज नहीं हुआ है। वो खुद बैलों से खेती करते हैं और मुझे वो चीज़ें तुरंत क्लिक कर गई कि यार ये कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला किसान है, इसके पास अपन को चलना चाहिए। मैं वहाँ गया, जा करके देखा उनके मटकी में छाछ रखी हुई है, जीवामृत बना रखा है, घनामृत बना रखा है। उसके बावजूद भी वो उसका बेचारे का गन्ना है, उसका जो गुड़ बन रहा है उसको कोई खरीद नहीं रहा है। मैंने ये तो बड़ा विचित्र मामला है। सब्जियां उनकी कोई नॉर्मल तरीके से जा रही हैं। मैंने उनको धीरे धीरे फेसबुक के माध्यम से प्रचार प्रसार करना चालू किया कि देश में सरमथुरा में मात्र एक व्यक्ति है जो जैविक बना रहा है, जैविक पे ये वो। मीडिया वालों को बुलाया क्योंकि अच्छी दोस्ती हो गई थी, उनको सबको बुलाया, उनको दिखाया कि किस तरह से बनाया जा रहा है। और उसके बाद मीडिया कवरेज मिला, माननीय कलेक्टर साहब वहाँ पहुँचे, एसपी साहब पहुँचे, एसडीएम साहब पहुँचे और आज उनकी ये कंडीशन है, लोगों का गुड़ 60 रुपये किलो बिकता है और उनका गुड़ एडवांस बुकिंग में 120 रुपये किलो। यदि आज मैं कहूँ ना उनको कि भाई साहब मुझे 5 किलो गुड़ चाहिए, तो ये कहते हैं भाई साहब आपका पूरा सेल हो चुका है, आज गुड़ हमारे पास नहीं है, 10 दिन आप वेट कर। तो आप जो हैं वो दिखाने की जरूरी है। अच्छा, इसमें कंटेंट कितना महत्वपूर्ण होता है सोशल मीडिया पर? सोशल मीडिया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका कंटेंट और आपकी जो ट्रस्ट है। ये आप एक अपना ट्रस्ट है जिसको आप लोगों में स्प्रेड कर रहे हो। यदि आप चीज़ें फालतू की डालोगे, जैसे बहुत सारे लोग डालते हैं, और सोशल मीडिया पे सब तरह के लोग हैं, जिसको जैसी चीज़ें डालोगे वैसे आपको ऑडियंस मिल जाएंगे। लेकिन आप जिस सेक्टर पे काम कर रहे हो, आप उस सेक्टर पे कंसंट्रेट होकर के काम करेंगे और आप जो एक्चुअल चीज़ें हैं, फैक्चुअल जो फैक्ट हैं, वो यदि आप डालेंगे तो लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप होगा। एक दिन क्या हुआ, मैं कहीं फील्ड में था और मेरी आदत है कि मुझे कोई मिल जाता है तो मैं लिफ्ट देना मुझे पसंद है। किसी को बाइक पे बिठा लिया, एक बाबा जा रहा था, मैंने उनको बाइक पे बिठाया तो मैंने पूछा, मैंने बाबा कहाँ से आ रहे हो? कि साहब खेतों पे रखवाड़ी करके आया हूँ। मैंने क्या हो गया, खेतों में क्या दिक्कत है? कि साहब आवारा जानवर आते हैं, जंगल के किनारे खेत है, पहाड़ के किनारे, तो वो पूरी फसल चौपट कर जाते हैं। मैंने उनको बताया, मैंने आप तारबंदी योजना का लाभ क्यों नहीं लेते? एग्रीकल्चर की तारबंदी योजना का लाभ लीजिए। उन्होंने कहा कि साहब कैसे, मैं तो कुछ जानता भी नहीं हूँ। हम लोगों ने उनकी फाइल अप्लाई करवाई और उनको तारबंदी योजना का लाभ दे करके, जैसे ही मैं उसके बाद में जब उनको पैसा मिल गया तो उसके बाद मैंने उनको कभी कांटेक्ट नहीं हुआ, मेरा जाना भी उधर नहीं हो पाया। एक दिन क्या हुआ, वो हमारी ऑफिस में आकर के बैठे हुए थे और हमारे जो उस टाइम एडी साहब थे, सहायक निदेशक चेतराम जी, तो चेतराम जी को उन्होंने आगे कहा कि साहब एक कोई पिंटू मीना जी हैं, उनसे मुझे मिलना है। मैं फील्ड में था, मेरे पास कॉल आया कि यार एक बाबा आया यार, आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो मैं गया फील्ड में, तो मैं जब गया वहाँ पे तो मतलब उनकी जो एज है, कटारिया जी हैं, गुर्जर समाज से हैं और काफ़ी लगभग मुझे लग रहा है 80 समथिंग एज है। वो हाथ जोड़ के खड़े थे कि साहब बहुत मतलब यदि आपको मतलब उनके जो वर्ड हैं, रिकॉर्डिंग है मेरे पास उनका, बाद में जो डिपार्टमेंट के एक कैमरे में रिकॉर्ड किया हो गया था, तो उन्होंने ये कहा कि जिस तरह हनुमान जी के सीने में भगवान राम जी बसते हैं, यदि मेरा सीना फाड़ करके आप आज देखो तो पिंटू मीना बसता है। इस टाइप के वर्ड्स मेरे लिए जब उनके था तो मेरे को लगा कि यार इस काम को मैं छोड़ नहीं सकता, इसको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और उसके बाद में हमने उनको अच्छे से जो उनका मान सम्मान जो हम लोग कर सकते थे वो किया। अभी इसी वर्ष की बात है, लगभग 2 महीने पहले, जिसको मैंने फेसबुक पे भी अपलोड किया था। मैं एक तारबंदी का वेरिफिकेशन करने गया था। एक परिवार वहाँ पे रहता था गांव में, छोटी सी उन्होंने एक झोंपड़ी टाइप में बना रखी थी। तो मुझे लगा कि शायद इन्हीं की तारबंदी का वेरिफिकेशन करने में आया हूँ। मैंने उनका वेरिफिकेशन किया तो मैं उनके घर जाकर के बैठ गया था। अब वो तारबंदी का वेरिफिकेशन किसी दूसरे व्यक्ति का था। अब मैं जब बैठा तो वहाँ पानी वानी के लिए मैंने, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे वहाँ गया और किसी किसान ने पानी के लिए भी नहीं पूछा। मुझे बड़ा अजीब लगा कि यार इस आदमी की मैं तारबंदी वेरिफिकेशन करने के लिए 40 किलोमीटर से आया हूँ और मुझे प्यास लग रही थी, बाकी बहुत प्यासा सा था मैं, तो पानी के लिए भी नहीं पूछा। हाँ, जबकि किसान तो ऐसा होता नहीं है और हमेशा जितना उसके बेचारे के पास है वो उससे ज़्यादा आपके लिए डेडिकेटेड रहता है। तो
मैंने उनसे पूछ ही लिया कि साहब गांव में पानी वानी की कमी है क्या? तो उन्होंने कहा कि कैसे? मैं साहब पानी के लिए भी नहीं पूछा गया। अब जब मैंने उनकी वो स्थिति देखी, उनके क्या था, जो वो बुजुर्ग बाबा बैठे हुए थे वो पीएस थे, फिजिकल हैंडीकैप्ड, और जो आंटी जी घर में अंदर काम कर रही थी वो भी फिजिकल हैंडीकैप्ड थी। दोनों को चलने फिरने की बहुत बड़ी दिक्कत थी और उस वजह से वो मटकी से पानी ला करके पिलाना उनके लिए ऐसा था। वो इंतजार कर रहे थे कि हमारा कोई बालक आ जाए, उसके आते ही हम इनको पानी वगैरह पिलवा देंगे। उससे कुछ दिनों पहले ही उनके एक बच्चे को सर्पदंश की वजह से मौत हो गई थी। वो भी गुर्जर समाज के थे, नाम मुझे उनका एग्जैक्टली याद नहीं रहा। अब उनके बाद में जब हमने वेरिफिकेशन जब किया, तब वो आंटी जी बेचारी बाहर अपनी उससे चलते हुए मतलब रगड़ते हुए आई और वो हाथ जोड़ के मेरे को बोली कि साहब बहुत गरीब लोग हैं, ना कोई करने वाला है, ना हमारे कोई बालक है, और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, और ना आपको देने के लिए कुछ है, ना तो आपको हमारे यदि कोई पाइप की योजना मिल जाए तो हमारे इन खेतों की सिंचाई हो जाए। मैंने तुरंतली उनको आप आज बिल्कुल ये निश्चिंत रहिए कि कल तक आपको, कल या परसों में हम लोग कैसे भी करके आपकी फाइल ऑनलाइन करवा देंगे। आपको 100% पाइपलाइन योजना का लाभ मिल जाएगा। आपको कहीं किसी के घर जाने की जरूरत नहीं है। हमने संबंधित सुपर जो हमारे पटवारी थे उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया, गणेश जी से, मैंने यार गणेश जी मेरी एक फाइल है अर्जेंटली, आपको मुझे जमाबंदी और ये नक्शा बना करके और सिंचाई प्रमाण पत्र बना करके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो उन्होंने कहा यार आपकी ज़मीन कहाँ पे आ गई? मैंने भाई मेरी ज़मीन है, मुझे दे दीजिए। उन्होंने तुरंत बेचारे उन्होंने किया। हमारे जो सुपरवाइजर है उनको मैंने बोला मैं ये काम करना है, और उसके बाद उनको वहाँ पे पूरी पाइप वगैरह उपलब्ध करवाया, और आज वो जो किसान है वो उसी पाइपलाइन से सिंचाई कर रहे हैं। और वो इतना कुछ मतलब उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी किसान और उनकी धर्मपत्नी दोनों ही विकलांग हैं, दोनों विकलांग तो फिर खेती कौन करता है? दोनों ही विकलांग है। खेती कौन करता है? उनके एक बच्चा है अभी, पहले जो बड़ा बच्चा था वो एक्सपायर हो गया, और जो छोटा बच्चा है वो थोड़ा बहुत खेती को संभालते हैं, लेकिन वो इतना थोड़ा सा मेंटली इतना सक्षम नहीं है कि वो ऑनलाइन कर सके, कागज इकट्ठे करवा सके। तो उसमें आपने मदद की? पूरा हम लोगों ने किया। और ऐसे ही एक और व्यक्ति का हम लोगों ने, जहाँ पे क्योंकि उनके भी मतलब मैं कई बार ऐसे ना सोचता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत अलग चीज़ें हैं। हाँ, योजनाओं की जानकारी नहीं है किसानों को, सिर्फ जानकारी से ज़्यादा और लाभ भी नहीं मिल रहा है। लाभ कई बार नहीं मिल पा रहा है। लोगों की एक थिंकिंग बन चुकी है कि लाभ सिर्फ पैसे वाले को मिलेगा या अप्रोचेबल व्यक्ति को मिलेगा, जिसकी पकड़ है वही बेनिफिट लेगा। हमारा एक प्रयास, मेरा हमेशा से, जब से मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है, मेरा हमेशा प्रयास ये रहता है कि जो उसको आज तक कभी कोई लाभ नहीं मिला, हम प्रायोरिटी पर उस आदमी को लाभ देने का प्रयास करें। और एक खेड़ाबाड़ रामगढ़ का एक किसान, उनके भी घर हम एक बार वेरिफिकेशन करने के लिए इधर फील्ड में गए थे, तो उनके क्या हुआ, एक यंग बच्चा बिल्कुल उसके एक छोटा बेबी था, और वो अटैक की वजह से एक्सपायर हो गया था। और उनकी वो बेचारी माताजी, 4 या 5 बहनें थी, वो अकेला भाई था। वो माताजी और पिताजी रात में जब रखवाड़ी खेतों की करते थे, तो ऐसे जैसे रात 12 बजे तक उन्होंने की, 12 बजे के बाद दूसरे कर रहे हैं, अगाड़ने पे रात आग जला करके अकेले बैठे रहते थे। और उनके जो पड़ोसी थे उन्होंने मुझे सारी घटना बताई कि साहब इनके आंखों से आंसू नहीं सूखते। अकेला भाई था 4-5 बहनों के बीच में, अब छोटी छोटी बच्चियां हैं, और ये बेचारे दिन भर रखवाड़ी करते, रात को ये 12 बजे तक ये करते हैं, 12 बजे के बाद ये दूसरे करते हैं। तो मैं यार इनको कैसे बेनिफिट दिलाया जाए। उनको हमने तारबंदी में, एक मेरा वहाँ सुपरवाइजर मेरे साथी देवाराम जी, उनको मैंने कहा, मैंने यार ये मेरे पेरेंट्स हैं और अपन को एज ए पेरेंट्स इनकी मदद करनी है, और अपन को इनका ये सब काम करवाना है। हमने उनका वो सारा तारबंदी का फाइल ऑनलाइन करवाया, सारा प्रोसेस कंप्लीट किया, उनको बेनिफिट मिले, और उसके बाद ये डिपार्टमेंट का काम था, ये मेरी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन उनकी जो दूसरी चीज़ें, पेंशन नहीं बन रही थी या दूसरे जो चीज़ें थी, तो संबंधित जो हमारे ऑफिसर्स थे उनकी मदद से, मैं साहब ये इस तरह के, कोई घर में साधन चलाने वाला नहीं है, बाइक उनसे चल नहीं रही है, आना जाना हो नहीं पा रहा है, तो मैं साहब इसको अपन को करना है। सब लोगों को इस टाइप की जो चीज़ें धीरे धीरे हुई, तो उनका भी एक बहुत बड़ा मैसेज गया लोगों में कि अब इस टाइप की चीज़ें ये कर रहे हैं, तो लोगों में ट्रस्ट डेवलप होने लगा। और उसी की बदौलत आज सब लोग एज ए भाई की तरह वहाँ पे ट्रीट करते हैं। और जहाँ भी नौकरी करने में गया, चाहे वो धौलपुर में हो, धौलपुर के नाम से लोग बड़ा विचलित से हो जाते थे, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, मेरा जिंदगी का यदि कोई गोल्डन पीरियड नौकरी में रहा तो धौलपुर रहा। मुझे इतना प्यार वहाँ से मिला, इतना लोगों के हमने वहाँ पे, क्योंकि बहुत पिछड़ापन है वहाँ, ऐसे ऐसे काम हम लोगों ने वहाँ पे लोगों के करवाए, जिसकी बदौलत आज भी वहाँ रिकॉग्निशंस बहुत ज़्यादा मिला। और उसी रिकॉग्निशंस को हमने यहाँ गंगापुर सिटी में करने का प्रयास किया। और आज ऑल ओवर गंगापुर सिटी में, चाहे वो प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड की बात हो, पहला फार्म पॉन्ड हम लोगों ने बनवाया, और आज प्लास्टिक लाइनिंग में वहाँ पे फार्म पॉन्ड बनने लगे हैं। कई सारी चीज़ें इस टाइप की सोशल मीडिया से हुई है।
किसानों का दर्द बहुत है, उस दर्द को बांटने की ज़रूरत है और उस दर्द को बांटने में सोशल मीडिया बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आपने पिंटू जी का सफ़र देखा। पिंटू जी ने किस तरह से, चाहे वो भारत सरकार की योजनाएं हों, राजस्थान सरकार की योजनाएं हों या कृषि से जुड़े जो भी सलाह हो, मार्गदर्शन हो, सुझाव हों, वो सब देने का काम किया है। किसान के घर जा कर के उसके दर्द को बांटने की कोशिश की है, उसके दरवाजे तक योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है। आप भी कृषि से जुड़े हैं, कृषि के विशेषज्ञ हैं, कृषि विभाग में हैं, तो किसान के लिए ज़रूर काम करिए जिस तरह से पिंटू जी कर रहे हैं। इनके जो काम हैं उसको सम्मान अभी मिल चुका है और भी सम्मान इस कड़ी में जुड़ेंगे, लेकिन प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि जिस तरह से पिंटू जी ने 2011 में जब सोशल मीडिया पे काम शुरू किया था किसानों के लिए, आज करीब 18 लाख लोग जुड़ चुके हैं और करीब 55 करोड़ लोगों तक इनका संदेश पहुंच चुका है। तो कुछ तो सीखने की ज़रूरत है। हल्दर टाइम्स भी उसी कड़ी में काम कर रहा है। किसानों की किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, कहीं भी है, हमें लिखिए। हम सभी सोशल मीडिया के ऊपर हैं, ऐप भी हमारा बना हुआ है, वेबसाइट भी है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सभी के ऊपर हल्दर टाइम्स है और हम वही दिखाते हैं जो किसान के हित में होता है, जो किसान के लिए उपयोगी होता है। किसानों को भी, जैसे पिंटू जी ने बताया कि सोशल मीडिया का सदुपयोग करना है, वही चीज़ देखनी है जो अपने काम की है, क्योंकि एआई का ज़माना है, वो रीड कर लेता है। आपके सामने भी वही चीज़ें आएंगी जो आप सर्च कर रहे हैं। तो आप कृषि है, पशुपालन है या आपसे जुड़ी कोई भी जो जानकारियां हैं, उसी के लिए सर्च करिए, देखिए और जानकारियां लीजिए। इसके साथ साथ में महत्वपूर्ण बात, कृषि विभाग को सोशल मीडिया की विंग बना ही देनी चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसान लाभान्वित हों। आपको पूरा प्रोग्राम कैसा लगा, इसके साथ साथ पिंटू जी से कुछ और जानना चाहते हैं, पिंटू जी से जुड़ना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, तो आप हमें लिख भेजिए। हम आपको पिंटू जी के नंबर भी शेयर करेंगे, आप उनसे बात भी कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।